यस तो दोस्तों चलिए हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आर यू रेडी? यस। तो आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आ जाओ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं पहले बता दूं, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगा, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, डिस्कस आपसे होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। Mazda Banners, an advertising firm, gives an interest-free credit period of 30 days for payment by customer. भाई कस्टमर को माल बेचा और उसको इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया 30 दिन। इट्स कस्टमर एबीसी पेड फॉर सप्लाई 32 डेज आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पेमेंट मिला पर 32 डेज के बाद मिला, यानी 30 दिन बाद मिला। Mazda Banner वेव द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले ऑफ 2 डेज। Mazda वालों ने कहा अच्छा छोड़ जाते, मुझे इंटरेस्ट मत दे, छोड़। ओके, आई डोंट वांट टू कलेक्ट इंटरेस्ट। डिपार्टमेंट वांट टू ऐड इंटरेस्ट for 2 days as per contract. Should notional interest be added in taxable value? Come on, कुछ भी याद मत करना। जाओ सेक्शन 15(2) में, सेक्शन 15(2) में जाओ, और सेक्शन 15(2) में एडिशन जो हम करने वाले हैं वो एडिशन 15(2) में कब होता है? तो अगर आप ये देखते हो 15(2) में वहां आते हो तो डी, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लायर। ओके, अब ख्याल रहे कि 15(2) की इंटरेस्ट ऐड होता है, लेकिन 15(2) की एडिशन तभी होते हैं जब एनी अमाउंट चार्ज एक्स्ट्रा। ओके, अगर आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया तो ही ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, इंटरेस्ट एक्रू हुआ, मतलब इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आई पर इसने वेव कर दिया, इसने चार्ज नहीं किया। अब यहाँ पे इसने चार्ज नहीं किया तो क्या वो नोशनल बेसिस पे ऐड किया जाएगा क्या? तो आंसर क्या आएगा आपका? तो 15(2) कहता है कि ऐड नहीं होगा, अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। 15(2) में एडिशन तभी होगा इफ अमाउंट इज रिसीव्ड, एक्स्ट्रा अमाउंट इज रिसीव्ड। तो यहाँ डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही नहीं, इसलिए मैंने ये केस स्टडी लिया कि भाई आपको ऐसा भी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई ओके इंटरेस्ट वेव पर चार्ज हुआ, तो आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट ऐड तभी होगा या कोई भी चार्जेस ऐड तभी होंगे जब एक्स्ट्रा लिया होगा या थर्ड पार्टी पेमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। 15(1) कहता है कि वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, 15(2) में इंटरेस्ट ऐड किया जाता है। ओके, इंटरेस्ट इज एडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन रिसीव बेसिस एंड नॉट ऑन नोशनल बेसिस। ये आपकी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन होनी चाहिए एग्जाम में। अगर एक्चुअली रिसीव्ड तो ही ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ये सिचुएशन में नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेरी गुड, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप 6 पे। ठीक है, how should the supply made by a component manufacturer be valued when he uses molds and dies owned by original equipment manufacturers sent free of cost to him? Explain. स्टडी मैट में है। हमने टाटा मोटर्स वाला एक एग्जांपल लिया था, हमने डायग्राम भी बनाई थी। हमने उसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने खरीदा, ओईएम वालों ने खरीदा और वो सप्लाई किया, तो वो केस में मोल्ड की कॉस्ट ऐड नहीं की जाएगी। ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था। ओके, लेकिन अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जॉब वर्कर की होती या कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की होती और फिर सप्लाई किया जाता तो वो वैल्यू में ऐड होता। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? ये जो भी डिस्कशन है ये 15(2) पे है, थर्ड पार्टी पेमेंट पे है। ओके, 15(2) पे है। उसके बाद में while calculating the value of supply made by component manufacturer using molds and die owned by original equipment manufacturer sent for free of cost to the him, value of such mold and die shall not be added in the value because such molds and dies not to be incurred by the component manufacturer। मतलब ये molds और dies के component manufacturer की जिम्मेदारी नहीं थी। 15(2) में ओके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की वैल्यू में तो वही ऐड किया जाएगा वेयर ही इज लायबल टू पे। जहां वो लायबल टू पे नहीं था वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट होता कि भाई फॉर दैट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर लायबल रहेगा तो ही उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट ऐड की जाएगी, तो ही उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट ऐड की जाएगी मोल्ड्स एंड डाइस की। तो ये एक क्वेश्चन था जो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के बेस पर था, मैंने यहाँ पे ले लिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस पे 7 पे आ जाओ। ये आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। Examine whether following discount ought to be excluded to determine value of supply.
कंपनी ऑफरिंग 20% डिस्काउंट फॉर सिंगल परचेस अबव 10,000। मुझे बताओ कि जो स्टैगर्ड डिस्काउंट है, आ जाओ, कहाँ देखा था हमने? ओके, आ जाओ हमारे, याद मत करो, याद मत करो, नोट्स में आ जाओ। डिस्काउंट में एनी डिस्काउंट बिफोर, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर सप्लाई डिडक्टिबल और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, पढ़ो मेरा लेक्चर पॉज करके पढ़ो। ओके, और यहाँ पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो वो सिचुएशन में, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लिंक टू द इनवॉइस है और आपका रिसिपिएंट उसका आईटीसी रिवर्स कर रहा है तो फिर आपको डिडक्शन मिलेंगे। और फिर एक क्लैरिफिकेशन देखा था आपको, यहाँ याद होगा, तो मैंने एक सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, स्टैगर्ड डिस्काउंट, क्या मैं अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग इस पे दे सकता हूँ? तो यस, मैं स्टैगर्ड डिस्काउंट दे सकता हूँ और वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, दिखा आपको। नेक्स्ट, कंपनी ऑफरिंग एडिशनल डिस्काउंट 1% ऑन परचेस ऑफ 10,000 पीसेस इन अ ईयर। एडिशनल डिस्काउंट दिया गया, ओके, ये एक तरह का क्वांटिटी डिस्काउंट है और अगर आप इतना पूरे साल भर में परचेस करोगे तो 1% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो तो एक टारगेट दिया है और वो टारगेट अचीव करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो सेक्शन 15(3) में बी में उसका डिडक्शन मिलता है, प्रोवाइडेड दैट अगर वो वॉल्यूम डिस्काउंट होगा तो आपको मिलता है। पहले तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। दूसरा, वो जो है, अगर आपका एग्रीमेंट होगा तो आपको ओके, उसका एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट होगा तो आपका डिडक्शन मिलेगा। तो ये डिडक्शन मिलेगा प्रोवाइडेड दैट कि रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी जो है, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू सच डिस्काउंट रिसिपिएंट ने रिवर्स करना चाहिए। अगर वो रिवर्स करता है तो आपको ये डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। तो तीसरा, आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट कंपनी रीवैल्यूड द प्रोडक्ट एट लोअर वैल्यू एंड इशूड अ क्रेडिट नोट टू द बायर फॉर डिफरेंशियल अमाउंट। अगर आपने वो जो क्रेडिट नोट दी आफ्टर सप्लाई दी, हर क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। ओके, अगर ये आपने रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने के बाद ओके वो एग्रीड होगा, वो ये सेकेंडरी डिस्काउंट है और ये सेकेंडरी डिस्काउंट एग्रीड नहीं था, नॉट नोन था, एग्रीड नहीं था, तो ये क्रेडिट नोट आपकी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मानी जाएगी पर जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं मानी जाएगी और शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट, या इसके ऊपर एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के आपको सवाल पूछा जा सकता है। बी केयरफुल इन दिस एरिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 8 शायद है, देख लेना। आरटीपी में भी दिया है, स्टडी मैट में भी दिया है, आरटीपी में भी आया है। दुष्यंत रेंट आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग ओन बाय हिम टू भारत फॉर मंथ ऑफ दिसंबर फॉर विच ही चार्जेस 19,50,000। कमर्शियल बिल्डिंग दी, रेंट पे दी, ओके, तो रिवर्स चार्ज का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि रिवर्स चार्ज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पर है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन का है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है। दुष्यंत पेज अ मेंटेनेंस चार्जेस 1 लाख फॉर दिसंबर एज चार्ज बाय लोकल सोसाइटी। दुष्यंत ने मेंटेनेंस चार्जेस 1 लाख पे किए जो सोसाइटी ने चार्ज किए। दिस चार्जेस हैव बीन रिइंबर्स्ड टू हिम बाय भारत, रिइंबर्स्ड टू हिम बाय भारत। फर्दर भारत हैड गिवन ए 2,50,000 टू दुष्यंत एज अ इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, भारत हैड गिवन 2,50,000 टू दुष्यंत इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। फर्दर दुष्यंत हैज पेड अ म्युनिसिपल टैक्सेस 2,85,000 व्हिच हैज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम भारत। You are required to determine value of supply and GST liability for Dushyant for the month of December, assuming CGST and GST rate is 9% each. All amount given as exclusive of GST. जल्दबाजी मत करना, सेक्शन 15(2) पे आओ। वो गुड्स हो या सर्विस हो, वैल्यूएशन जो है सेक्शन 15 से ही होगा। आ जाओ सेक्शन 15(1) पे। सेक्शन 15 कहता है कि वैल्यू ऑफ सर्विस और गुड्स शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो रेंट की ट्रांजेक्शन वैल्यू दी गई है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी गई है और वो है 19,50,000। डन। अब 19,50,000, ये 19,50,000 यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि यस बेटा, दुष्यंत ने अपने जेब से मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जो रिम्बर्स किए भारत ने। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज हुए और वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज हुए और कस्टमर से लिए गए तो वो वैल्यू में ऐड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 15(2)(c). सी में जाओ, सी में यहाँ पे सप्लायर ने मेंटेनेंस चार्जेस दिए जिसका टेनेंट ने, भारत ने, ओके, उसको रिइंबर्स किए, तो ये इंसिडेंटल चार्जेस है और ये इंसिडेंटल चार्जेस 15(2)(c) में ऐड किया जाएगा। तीसरा, म्युनिसिपल टैक्सेस उसने पे किए,
म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए, नो डाउट 15(2)A में म्यूनसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं, पर ऐड कब होंगे? जब वो चार्ज किए जाएंगे। इवन दो म्यूनसिपल टैक्सेस लगे बट नॉट चार्ज टू द टेनेंट, अगर टेनेंट को चार्ज नहीं किया तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, इसलिए 2,85,000 वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इसलिए अगर आपका वैल्यूएशन आप करोगे तो 19,50,000 रिम्बर्समेंट पे एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे। ओके, ये रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस मतलब जो है, जो सेलर ने चार्ज किए एक्स्ट्रा और बायर ने दिए वो। और नेक्स्ट यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस बाय दुष्यंत, तो ये जो है यहाँ वो ऐड नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा कलेक्ट नहीं किए गए। तो इस तरह से आपका वैल्यूएशन आएगा। ओके, क्वेश्चन इजी था, पर यस इसमें फिर से एक पॉइंट पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि 15(2) के एक्सपेंसेस वैल्यू में तभी ऐड होते हैं जब वो एडिशनली थर्ड पार्टी पेमेंट हुए हो, ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर हुए हो, या फिर सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया हो। ओके, तो ही वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। डन। तो ये क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे लिया। चलिए अब आ जाओ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 पे आ जाओ। अब देखो ये क्या कहता है। Vinaka Electronics Limited, hereinafter referred as BEL, is engaged in manufacturing television. It is registered in the state of Haryana. ठीक है, BEL याद रखना हरियाणा में है, टेलीविजन उनका गुड्स है। It has appointed distributor across the country who sell the television manufactured by it. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए। MRP printed on the package of television 12,000. Applicable rate of GST 18%. BEL dispatch the stock of television to distributor ordered by them on quarterly basis. Quarterly basis पे dispatch होता है। In order to promote its sale, the sales head of BEL has formulated a sales promotion scheme. उन्होंने एक sales promotion scheme बनाई on 1st April. Under this scheme, BEL offer a discount 10% per television on television supplied to the distributor if distributor sell 500 television in a quarter. Okay, यहाँ पे पहले मैंने कहा कि जो स्टॉक डिस्पैच होता है वो क्वार्टर वाइज डिस्पैच होता है, और क्वार्टर में अगर उन्होंने 500 टेलीविजन सेल कर दिए तो 10% का डिस्काउंट उनको है। डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच टेलीविजन आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, जो प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया जाएगा वो प्राइस पे डिस्काउंट है, एक्सक्लूडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस। चलो, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। एमआरपी क्या है, जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी रेट क्या है 18% और 10% डिस्काउंट स्कीम दी गई। It appoints Shah Electronics, an unrelated party as per GST law, as its distributor in Haryana on 1st April and dispatched 750 television on 8th April as a stock for the quarter April to June. अप्रैल टू जून के क्वार्टर के लिए यहाँ पे 8 अप्रैल को कितने टेलीविजन दिए? 750 टेलीविजन सप्लाई किए। BEL has sold the television to distributor Shah at price 8,400 per television, exclusive of applicable taxes. Shah Electronic has requested BEL for special packing of the television delivered to it. For BEL has charged 1,200 per television. स्पेशल पैकिंग है और स्पेशल पैकिंग के लिए 1,200 पर टेलीविजन एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है। ठीक है। शाह इलेक्ट्रॉनिक प्लेसेस अ परचेस ऑर्डर ऑफ 1,000 टेलीविजन विद बिल फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर में 1,000 टेलीविजन का ऑर्डर आया। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल्स 700 टेलीविजन फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून में जो 750 का स्टॉक दिया था उसमें से 700 टेलीविजन सेल हो गए, ये रिपोर्ट किया गया। एंड 850 टेलीविजन फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर में 800 बेचा गया। Discount policy offered by BEL as explained above is also available to Shah Electronic as per distributorship agreement. While Shah Electronic reversed the input tax credit, Shah जो distributor था उसने ITC रिवर्स किया for quarter July to September. It has failed to reverse the input tax credit for quarter April to June. अप्रैल टू जून का ITC रिवर्स नहीं किया, पर जुलाई टू सितंबर का उसने ITC रिवर्स किया है। Examine the scenario with reference to section 15 and compute the taxable value of the television supplied by BEL Shah Electronics during the quarter April to June and July to September, assuming that rate of tax applicable on television is 18%. Very good. डरो मत, प्रॉब्लम को देख के एनालाइज करो, मेरे साथ बुक ओपन करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो, और उसके बाद में ओके देखो चीज़ें कैसी आसान होती हैं। स्टेप बाय स्टेप जाता है। सबसे पहले सेक्शन में आपको कुछ सवाल पूछता हूँ और अपने आप को क्लैरिटी दो। सेक्शन 15(1) में वैल्यू क्या बोला गया? ओके, वैल्यू क्या बोला गया सेक्शन 15(1) में? ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक्चुअल प्राइस बोला गया या एमआरपी प्राइस बोला गया?
अगर एक्चुअल प्राइस बोला गया तो ए टाइप करो, और एमआरपी बोला गया तो एम टाइप करो। चलो फटाफट मुझे बताओ। अगर आप, इफ यू ऑलवेज टेक ट्यून विथ लॉ, तो कोई भी प्रॉब्लम हार्ड नहीं है। ओके, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप यहाँ फॉलो करते हो तो सेक्शन, अगर आप फॉलो करते हो तो सेक्शन 9 में, सॉरी सेक्शन 15(1) में उन्होंने एक्चुअल प्राइस कहा गया। इससे मैसेज क्या आता कि जब भी आप जीएसटी का वैल्यूएशन करोगे तो एमआरपी बेसिस पे कभी वैल्यूएशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमआरपी बेसिस पे कभी वैल्यूएशन नहीं होगा, वैल्यूएशन एक्चुअल प्राइस पे ही होगा एज पर सेक्शन 15(1). और ये कमेंट देनी पड़ेगी आपको। इसलिए जो एक्चुअल प्राइस शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को लगाई गई 8400, वो 8400 पे ही वैल्यूएशन किया जाएगा। दैट्स इज योर एक्चुअल प्राइस। बहुत सारे स्टूडेंट एमआरपी बेसिस पे वैल्यूएशन कर देंगे, गलती कर देंगे। एक्चुअल बेसिस पे ही 8400 पे ओके वैल्यूएशन होगा। ये अच्छा इंसाइट मिला ये प्रॉब्लम से। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे ये बताइए, ओके यहाँ पे ये तो हमने एक्चुअल बेसिस पे किया। दूसरा मुझे बताओ, ये एजेंट है डिस्ट्रीब्यूटर है? ओके, ख्याल रहे वो डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट नहीं। ओके, वो डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर बायर होता है, एजेंट अलग होता है, ये बायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और उन्होंने खुद कहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अनरिलेटेड है। नो डाउट, रिलेटेड की डेफिनेशन में जाओ। रिलेटेड की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। ओके, आपके नोट्स में देख लेना। ओके, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। अगर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 देखोगे तो रिलेटेड में नीचे पॉइंट सी दिया है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल एजेंट आपका रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब प्रॉब्लम में उन्होंने कहा कि भाई ये अनरिलेटेड है, मतलब ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और वैसे भी उन्होंने कहा उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, इसलिए रिलेटेड अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। और खुद उन्होंने अनरिलेटेड पार्टी का है। वेरी गुड, थैंक यू कहो। ओके, नेक्स्ट, अब वो क्या कहते हैं कि उनकी एक प्रमोशनल पॉलिसी है, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी। अगर आप ये पैरा पढ़ते हो तो उनको बहुत क्लियर है कि उन्होंने 1 अप्रैल को ही डिजाइन की है। मतलब ये साल के स्टार्ट में ही अग्रीड है सब लोगों के साथ, सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहले से अग्रीड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये डिस्काउंट पॉलिसी पहले से अग्रीड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फिर क्यों ना डिस्काउंट बाद में दिया जाए, नेक्स्ट क्वार्टर में दिया जाए। पर जहां तक ये डिस्काउंट जब भी होगा दिया जाएगा, वॉट एवर इट में बी, ओके, आपको ये डिस्काउंट का डिडक्शन जरूर मिलेगा, डिडक्शन जरूर मिलेगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो बात अलग है कि आप इसका एडजस्टमेंट तब क्लेम करोगे जब क्रेडिट नोट दोगे, लेकिन वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त आपको जो है इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि इट इज एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको वैल्यूएशन जो है, एक और कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन करना है जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे, पहली बात तो ये एजेंट नहीं है, एक बात क्लियर रख लेना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका बायर है, बायर। इसलिए आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ली जाएगी, आप रूल में नहीं जाओगे, वैल्यूएशन रूल 28 या 29 से नहीं करोगे। ओके ओके, बायर एंड सेलर, यहाँ बायर भी है सेलर भी है, दे आर अनरिलेटेड, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 8400 ली जाएगी। दूसरा, आपने उसको माल बेचा 750 स्टॉक का, उसने आगे कितना भी रिपोर्ट किया, उस हमसे क्या लेना देना, होने वाली मिस्टेक। बहुत से स्टूडेंट उसने आगे जो, उसको एजेंट समझ लेंगे और एजेंट ने आगे जो बेचा उस पर वैल्यूएशन करोगे ना भाई। ओके, हमने कितना दिया उसको स्टॉक, 750 दिया ना पहले क्वार्टर का, तो आपको वैल्यूएशन 750 की ट्रांजेक्शन वैल्यू लेना है भाई, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। तो 750 इंटू 8400 वो ऐड होगा। क्या ये स्पेशल पैकिंग भी ऐड होगी? सेक्शन 15(2)(c) पे आ जाओ। सेक्शन 15(2)(c) ये कहता है कि वॉट एवर एनीथिंग डन एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर दैट, ये वर्ड आने चाहिए, एनी अमाउंट चार्ज फॉर दैट फॉर एनीथिंग डन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो ऐड होगा। यानी ये 1200 भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगा। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू 8400 प्लस ये ओके 1200, तो आपकी टोटल प्राइस आ गई, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपका होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने, मैं अभी सिर्फ प्रोविजन से कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर प्रेजेंटेशन पे एनालाइज करेंगे। ओके, तो चलिए, ये आपका पैकिंग चार्जेस भी ऐड किए जाएंगे 15(2)(c) के तहत। फिर सवाल आता है कि उसको डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट पॉलिसी क्या थी कि 500 के ऊपर टेलीविजन दिए तो मिलेगा। तो पहले क्वार्टर का डिस्काउंट हमने देना चाहिए उसको, पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पहले क्वार्टर का आईटीसी रिवर्स नहीं किया उसने। अगर पहले क्वार्टर का आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरे क्वार्टर का ओके आईटीसी उसने रिवर्स किया है तो वहाँ उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। बस सिंपल हो गया, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। तो अब लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रेजेंटेशन के तरीके में आप क्या कर सकते हो? एक तो अब ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, पहले पूरा लॉ एक्सप्लेन कर दो, और ये पूरा लॉ एक्सप्लेन करने के बाद आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के दो। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के तो 2 क्वार्टर का अलग अलग निकालो, अप्रैल टू जून का अलग, जुलाई ओके अप्रैल टू जून का अलग और जुलाई से सितंबर का अलग। आप प्रेजेंटेशन ऐसा भी कर सकते हो।
अब मैं आपको कहूँ क्या, ये एक तरीका प्रेजेंटेशन इसमें क्या है, इसलिए मैंने कहा कि आपकी मैपिंग, जहां पे भी आपकी मैपिंग डिस्टर्ब हो रही वो अपने हिसाब से करना। अब यहाँ पे स्टडी मैट में, आरटीपी में या मॉक टेस्ट पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा है, पहले लीगल प्रोविजन दे दी। लीगल प्रोविजन कौन कौन सी दी कि 15(3)(a) में आपको डिस्काउंट मिलता है, ए और बी में डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद में डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो क्या कंडीशन है, फिर डिस्कशन कंक्लूजन है। या फिर आप डायरेक्ट, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा एग्जामिन द सिनारियो विथ रेफरेंस टू सेक्शन 15 एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू। ओके, बोला है कि टैक्सेबल वैल्यू निकाल कर लो। अब इसका प्रेजेंटेशन ऐसा भी होगा, डायरेक्ट आप टैक्सेबल वैल्यू पे आए और नोट्स आपने यहाँ पे ओके प्रॉपरली लिखी, ओके उसकी नोट्स या रिमार्क प्रॉपरली लिखे, और बाकी सारे सिनारियो आपने एग्जामिन किए विद रेफरेंस टू सेक्शन 15। पर अब इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, ओके थोड़ा इनका भी ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि पहले उन्होंने लीगल प्रोविजन क्यों दी। क्योंकि जस्ट वो ये कहते हैं कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू, तो फिर तो हम सिंपल वे में टेबल ले लेते, टैक्सेबल वैल्यू और नोट्स देते, हर नोट्स की भाई हमने ये प्राइस क्यों ली। लेकिन बेटा उन्होंने पहले कहा एग्जामिन करो दो सिनारियो को, इसलिए पहले लीगल प्रोविजन 15(3)(a) का दिया गया, डिस्काउंट का 15(3)(b) का दिया गया, ओके आपका व्यू रखा गया, ओके पहले एग्जामिन किया गया और बाद में टैक्सेबल वैल्यू। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मार्क्स पूछा क्या है आपको समझ में आना चाहिए। ओके जो पूछा है उसके बेस पर अगर आप प्रेजेंटेशन सही तरह से लिखते हो, ओके अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट टेबल निकाल रहा है और टेबल में रीजन दे रहा है तो उसको पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। पर पहले कोई सिनारियो एग्जामिन कर रहा है कि गिवन सिनारियो क्या है, ओके मेरा व्यू क्या है, और बाद में वैल्यू निकाल के दे रहा है, ओके तो फिर यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए पहले उन्होंने लीगल प्रोविजन, पहले सिनारियो को एग्जामिन किया, डिस्कस किया, और उसके बाद में यहाँ पे टेबल निकाला। टेबल में भी आप क्या कर सकते हो, दोनों एक साथ ले सकते हो, दोनों एक साथ ले सकते हो का मतलब क्या, कि मतलब ये कि आप क्वार्टर अप्रैल टू, हाँ इसमें ऐसा करके तो देखो क्या हो, क्या आपको दिक्कत जाती है। अप्रैल टू, या 3 कॉलम बना लोगे, पर्टिकुलर्स अप्रैल टू जून एंड ओके जुलाई टू सितंबर। पर्टिकुलर्स में आप पॉइंट्स लिख रहे हो, ओके कितना प्राइस गया, और सिर्फ क्वांटिटी निकालते वक्त आपकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, क्वांटिटी क्योंकि बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है, पर क्वांटिटी निकाल वैल्यू। पर बेटा यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा कि आप जब डिस्काउंट लिखोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप टाइम बचाने के लिए सोचो थोड़ा कि मैं टाइम कैसे बचा सकता हूँ, तो आप टाइम बचाने के लिए एक ही कॉलम कर लो, तो बाहर 2 बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कॉलम में भी बन सकता है, एक कॉलम में बन सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, एक कॉलम में यहाँ पे प्राइस एट विच टेलीविजन सोल्ड, दोनों में प्राइस सेम आएगी 8400 8400, यानी पहले क्वार्टर में भी वो और पर यूनिट प्राइस। दूसरा ओके पैकिंग चार्जेस दोनों में भी ऐड हो गए। तीसरा लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट में यहाँ नील आएगा पर यहाँ पे डिडक्ट होगा। चौथा प्राइस पर यूनिट दोनों में दिख जाएगी। तो अब लास्ट टोटल वैल्यू निकल गई आपकी, टोटल वैल्यू यहाँ पे 750 यूनिट्स, यहाँ पे 1000 यूनिट ट्रांसफर किए, हमने कितने दिए, उसने क्या बेचे, हमको क्या लेना देना, हमने कितने दिए वो इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक इंपॉर्टेंट नोट आपको देनी पड़ेगी, और वो नोट ये देनी पड़ेगी कि ये डिस्काउंट का वैल्यू से डिडक्शन तो दे दिया गया, पर ये एडजस्टमेंट आपको उस मंथ में मिलेगी जिस मंथ में क्रेडिट नोट जाएगी। तो जो मंथ में क्रेडिट नोट जाएगी, हमने वैल्यू से तो अभी प्रेजेंटेशन के लिए डिडक्ट कर दिया, लेकिन नोट जरूर देना नोट 4 में, ओके। और नोट 4 यहाँ आएगी कि भाई इसका डिडक्शन जो है आपको तब मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको तब मिलेगा ओके 840 का डिडक्शन तब मिलेगा जब आपका क्रेडिट नोट जाएगा। और रिवर्सल कितना करना पड़ेगा, तो रिवर्सल भी मैंने कैलकुलेट करके दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करने, ये सॉल्व करना, और आप जब सॉल्व करने बैठो तो आपको एक ही टेबल बनाना। इसमें लगभग आपने 10 मिनट सेव कर दिए, क्योंकि 2 टेबल देखा तो 2 टेबल में आपको हर चीज रिपीट करनी पड़ रही है, हर चीज फिर से लिखना पड़ रहा है। एक टेबल बना सकते हो, पर नोट केयरफुली अच्छे से दो, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन। ये सॉल्व करके देखना बेटा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सॉल्व करके देखना तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इस पे 7 पे आ जाओ। ये आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग डिस्काउंट ऑट टू बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। कंपनी ऑफरिंग 20% डिस्काउंट फॉर सिंगल परचेस अबव 10,000। मुझे बताओ कि जो स्टैगर्ड डिस्काउंट है, आ जाओ, कहाँ देखा था हमने, ओके आ जाओ, आ जाओ, हमारे याद मत करो, याद मत करो, नोट्स में आ जाओ। डिस्काउंट में, डिस्काउंट में एनी डिस्काउंट बिफोर, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर सप्लाई डिडक्टिबल और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पढ़ो, मेरा लेक्चर पॉज करके पढ़ो, ओके। और यहाँ पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा, तो वो सिचुएशन में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लिंक टू द इनवॉइस है, और आपका रिसिपिएंट उसका आईटीसी रिवर्स कर रहा है, तो फिर आपको डिडक्शन मिलेंगे।
और फिर एक क्लैरिफिकेशन देखा था, आपको यहाँ याद होगा, तो मैंने एक सीबीएसई क्लैरिफिकेशन स्टैगर्ड डिस्काउंट, क्या मैं अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग इस पे दे सकता हूँ, तो यस मैं स्टैगर्ड डिस्काउंट दे सकता हूँ और वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, दिखा आपको। नेक्स्ट, कंपनी ऑफरिंग एडिशनल डिस्काउंट 1% ऑन परचेस ऑफ 10,000 पीसेस इन अ ईयर, एडिशनल डिस्काउंट दिया गया, ओके ये एक तरह का क्वांटिटी डिस्काउंट है, और अगर आप इतना पूरे साल भर में परचेस करोगे तो 1% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो तो एक टारगेट दिया है और वो टारगेट अचीव करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो सेक्शन 15(3) में बी में उसका डिडक्शन मिलता है, प्रोवाइडेड दैट अगर वो वॉल्यूम डिस्काउंट होगा तो आपको मिलता है, पहले तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। दूसरा वो जो है, अगर आपका एग्रीमेंट होगा तो आपको ओके उसका एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट होगा तो आपका डिडक्शन मिलेगा। तो ये डिडक्शन मिलेगा प्रोवाइडेड दैट कि रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी जो है, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू सच डिस्काउंट रिसिपिएंट ने रिवर्स करना चाहिए। अगर वो रिवर्स करता है तो आपको ये डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। तो तीसरा, आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट कंपनी रीवैल्यूड द प्रोडक्ट एट लोअर वैल्यू एंड इशूड अ क्रेडिट नोट टू द बायर फॉर डिफरेंशियल अमाउंट। अगर आपने वो जो क्रेडिट नोट दी आफ्टर सप्लाई दी, हर क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, ओके अगर ये आपने रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने के बाद ओके वो एग्रीड होगा, वो ये सेकेंडरी डिस्काउंट है और ये सेकेंडरी डिस्काउंट एग्रीड नहीं था, नॉट नोन था, एग्रीड नहीं था, तो ये क्रेडिट नोट आपकी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मानी जाएगी पर जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं मानी जाएगी और शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट, या इसके ऊपर एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के आपको सवाल पूछा जा सकता है। बी केयरफुल इन दिस एरिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 शायद है, देख लेना। आरटीपी में भी दिया है, स्टडी मैट में भी दिया है, आरटीपी में भी आया है। दुष्यंत रेंट आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग ओन बाय हिम टू भारत फॉर मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर विच ही चार्जेस 19,50,000। कमर्शियल बिल्डिंग दी, रेंट पे दी, ओके रिवर्स चार्ज का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि रिवर्स चार्ज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पर है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन का है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है। दुष्यंत पेज अ मेंटेनेंस चार्जेस 1 लाख फॉर डिसम्बर एज चार्ज बाय लोकल सोसाइटी। दुष्यंत ने मेंटेनेंस चार्जेस 1 लाख पे किए जो सोसाइटी ने चार्ज किए। दिस चार्जेस हैव बीन रिइंबर्स्ड टू हिम बाय भारत, reimbursed to him by Bharat. Further, Bharat had given a 2,50,000 to Dushyant as an interest-free refundable security deposit. ठीक है, भारत had given a 2,50,000 to Dushyant interest-free refundable security deposit दिया। Further, Dushyant has paid a municipal taxes 2,85,000 which has not charged from Bharat. You are required to determine value of supply and GST liability for Dushyant for the month of December, assuming CGST and GST rate is 9% each. All amount given as exclusive of GST. जल्दबाजी मत करना, सेक्शन 15(2) पे आओ। वो गुड्स हो या सर्विस हो, वैल्यूएशन जो है सेक्शन 15 से ही होगा। आ जाओ सेक्शन 15(1) पे। सेक्शन 15 कहता है कि वैल्यू ऑफ सर्विस और गुड्स शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो रेंट की ट्रांजेक्शन वैल्यू दी गई है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी गई है और वो है 19,50,000। देन अब 19,15,000 ये 19,50,000 यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि यस बेटा, दुष्यंत ने अपने जेब से मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जो रिम्बर्स किए भारत ने। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज हुए और वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज हुए और कस्टमर से लिए गए तो वो वैल्यू में ऐड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 15(2)(c). सी में जाओ, सी में यहाँ पे सप्लायर ने मेंटेनेंस चार्जेस दिए जिसका टेनेंट ने, भारत ने ओके उसको रिम्बर्स किए, तो ये इंसिडेंटल चार्जेस है और ये इंसिडेंटल चार्जेस 15(2)(c) में ऐड किया जाएगा। तीसरा, म्यूनिसिपल टैक्सेस उसने पे किए, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, नो डाउट 15(2)(a) में म्यूनिसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं, पर ऐड कब होंगे? जब वो चार्ज किए जाएंगे। इवन दो म्यूनिसिपल टैक्सेस लगे बट नॉट चार्ज टू द टेनेंट, अगर टेनेंट को चार्ज नहीं किया तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, इसलिए 2,85,000 वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इसलिए अगर आपका वैल्यूएशन आप करोगे तो 19,50,000 रिम्बर्समेंट पे एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे। ओके ये रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस मतलब जो है जो सेलर ने चार्ज किए एक्स्ट्रा और बायर ने दिए वो। और नेक्स्ट यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस बाय दुष्यंत
तो ये जो है यहाँ वो ऐड नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा कलेक्ट नहीं किए गए। तो इस तरह से आपका वैल्यूएशन आएगा। ओके, क्वेश्चन इजी था, पर यस इसमें फिर से एक पॉइंट पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि 15(2) के एक्सपेंसेस वैल्यू में तभी ऐड होते हैं जब वो एडिशनली थर्ड पार्टी पेमेंट हुए हो, ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर हुए हो, या फिर सेलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया हो। ओके, तो ही वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। डन। तो ये क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे लिया। चलिए अब आ जाओ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे आ जाओ। अब देखो ये क्या कहता है। Vinaka Electronics Limited, hereinafter referred as BEL, is engaged in manufacturing television. It is registered in the state of Haryana. ठीक है, BEL याद रखना हरियाणा में है, टेलीविजन उनका गुड्स है। It has appointed distributor across the country who sell the television manufactured by it. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए। MRP printed on the package of television 12,000. Applicable rate of GST 18%. BEL dispatched the stock of television to distributor ordered by them on quarterly basis. Quarterly basis पे dispatch होता है। In order to promote its sale, the sales head of BEL has formulated a sales promotion scheme. उन्होंने एक sales promotion scheme बनाई on 1st April. Under this scheme, BEL offer a discount 10% per television on television supplied to the distributor if distributors sell 500 television in a quarter. Okay, यहाँ पे पहले मैंने कहा कि जो स्टॉक डिस्पैच होता है वो क्वार्टर वाइज डिस्पैच होता है, और क्वार्टर में अगर उन्होंने 500 टेलीविजन सेल कर दिया तो 10% का डिस्काउंट उनको है। डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच टेलीविजन आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, जो प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया जाएगा वो प्राइस पे डिस्काउंट है, एक्सक्लूडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस। चलो, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। एमआरपी क्या है, जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी रेट क्या है 18%, और 10% डिस्काउंट स्कीम दी गई। It appoints Shah Electronics, an unrelated party as per GST law, as its distributor in Haryana on 1st April and dispatched 750 television on 8th April as a stock for the quarter April to June. अप्रैल टू जून के क्वार्टर के लिए यहाँ पे 8 अप्रैल को कितने टेलीविजन दिए, 750 टेलीविजन सप्लाई किए। BEL has sold the television to distributor Shah at price 8,400 per television, exclusive of applicable taxes. Shah Electronic has requested BEL for special packing of the television delivered to it. For BEL has charged 1200 per television. स्पेशल पैकिंग है और स्पेशल पैकिंग के लिए 1200 पर टेलीविजन एक्स्ट्रा चार्ज हुए। ठीक है। शाह इलेक्ट्रॉनिक प्लेसेस अ परचेस ऑर्डर ऑफ 1000 टेलीविजन विद बिल फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर में 1000 टेलीविजन का ऑर्डर आया। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल्स 700 टेलीविजन फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून। हाँ, अप्रैल टू जून में जो 750 का स्टॉक दिया था उसमें से 700 टेलीविजन सेल हो गए, ये रिपोर्ट किया गया। एंड 850 टेलीविजन फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर में 800 बेचा गया। डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड बाय BEL एज एक्सप्लेन अबव इज आल्सो अवेलेबल टू शाह इलेक्ट्रॉनिक एज पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट। वाइल शाह इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट, शाह जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने ITC रिवर्स किया फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। इट हैज फेल्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून का ITC रिवर्स नहीं किया, पर जुलाई टू सितंबर का उसने ITC रिवर्स किया है। एग्जामिन द सिनेरियो विथ रेफरेंस टू सेक्शन 15 एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू of the television supplied by BEL Shah Electronics during the quarter April to June and July to September, assuming that rate of tax applicable on television is 18%. Very good. डरो मत, प्रॉब्लम को देख के एनालाइज करो, मेरे साथ बुक ओपन करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो, और उसके बाद में ओके देखो चीज़ें कैसी आसान होती हैं। स्टेप बाय स्टेप जाता है। सबसे पहले सेक्शन में आपको कुछ सवाल पूछता हूँ और अपने आप को क्लैरिटी दो। सेक्शन 15(1) में वैल्यू क्या बोला गया? ओके, वैल्यू क्या बोला गया सेक्शन 15(1) में? ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्चुअल प्राइस बोला गया या MRP प्राइस बोला गया? अगर एक्चुअल प्राइस बोला गया तो A टाइप करो, और MRP बोला गया तो M टाइप करो। चलो फटाफट मुझे बताओ। अगर आप इफ यू ऑलवेज टेक ट्यून विथ लॉ तो कोई भी प्रॉब्लम हार्ड नहीं है। ओके, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप यहाँ फॉलो करते हो तो सेक्शन, अगर आप फॉलो करते हो तो सेक्शन 9 में, सॉरी सेक्शन 15(1) में उन्होंने एक्चुअल प्राइस कहा गया। इससे मैसेज क्या आता कि जब भी आप GST का वैल्यूएशन करोगे तो MRP बेसिस पे कभी वैल्यूएशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MRP बेसिस पे कभी वैल्यूएशन नहीं होगा, वैल्यूएशन एक्चुअल प्राइस पे ही होगा एज पर सेक्शन 15(1). और ये कमेंट देनी पड़ेगी आपको,
इसलिए जो एक्चुअल प्राइस शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को लगाई गई 8400, वो 8400 पे ही वैल्यूएशन किया जाएगा। दैट्स इज योर एक्चुअल प्राइस। बहुत सारे स्टूडेंट एमआरपी बेसिस पे वैल्यूएशन कर देंगे, गलती कर देंगे। एक्चुअल बेसिस पे ही 8400 पे ओके वैल्यूएशन होगा। ये अच्छा इंसाइट मिला ये प्रॉब्लम से। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे ये बताइए, ओके यहाँ पे ये तो हमने एक्चुअल बेसिस पे किया। दूसरा मुझे बताओ, ये एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है? ओके ख्याल रहे वो डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट नहीं। ओके वो डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर बायर होता है, एजेंट अलग होता है, ये बायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और उन्होंने खुद कहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अनरिलेटेड है। नो डाउट रिलेटेड की डेफिनेशन में जाओ। रिलेटेड की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, ओके आपके नोट्स में देख लेना। ओके कहाँ पे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15? अगर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 देखोगे तो रिलेटेड में नीचे पॉइंट सी दिया है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल एजेंट आपका रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब प्रॉब्लम में उन्होंने कहा कि भाई ये अनरिलेटेड है, मतलब ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और वैसे भी उन्होंने कहा उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, इसलिए रिलेटेड अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। और खुद उन्होंने अनरिलेटेड पार्टी का है। वेरी गुड, थैंक यू को। ओके नेक्स्ट, अब वो क्या कहते हैं कि उनकी एक प्रमोशनल पॉलिसी है, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी। अगर आप ये पैरा पढ़ते हो तो उनको बहुत क्लियर है कि उन्होंने 1 अप्रैल को ही डिजाइन की है। मतलब ये साल के स्टार्ट में ही अग्रीड है सब लोगों के साथ, सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहले से अग्रीड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये डिस्काउंट पॉलिसी पहले से अग्रीड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फिर क्यों ना डिस्काउंट बाद में दिया जाए, नेक्स्ट क्वार्टर में दिया जाए। पर जहां तक है डिस्काउंट जब भी होगा दिया जाएगा, वॉट एवर इट में बी, ओके आपको ये डिस्काउंट का डिडक्शन जरूर मिलेगा, डिडक्शन जरूर मिलेगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो बात अलग है कि आप इसका एडजस्टमेंट तब क्लेम करोगे जब क्रेडिट नोट दोगे, लेकिन वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त आपको जो है इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि इट इज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको वैल्यूएशन जो है एक और कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन करना है जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे, पहली बात तो ये एजेंट नहीं है, एक बात क्लियर रख लेना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका बायर है, बायर। इसलिए आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ली जाएगी, आप रूल में नहीं जाओगे, वैल्यूएशन रूल 28 या 29 से नहीं करोगे। ओके ओके, बायर एंड सेलर, यहाँ बायर भी है सेलर भी है, दे आर अनरिलेटेड, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 8400 ली जाएगी। दूसरा, आपने उसको माल बेचा 750 स्टॉक का, उसने आगे कितना भी रिपोर्ट किया, उससे हमसे क्या लेना देना। होने वाली मिस्टेक, बहुत से स्टूडेंट उसने आगे जो, उसको एजेंट समझ लेंगे और एजेंट ने आगे जो बेचा उस पर वैल्यूएशन करोगे ना भाई। ओके हमने कितना दिया उसको स्टॉक, 750 दिया ना पहले क्वार्टर का, तो आपको वैल्यूएशन 750 की ट्रांजेक्शन वैल्यू लेना है भाई, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। तो 750 इंटू 8400 वो ऐड होगा। क्या ये स्पेशल पैकिंग भी ऐड होगी? सेक्शन 15(2)(c) पे आ जाओ। सेक्शन 15(2)(c) ये कहता है कि वॉट एवर एनीथिंग डन एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर दैट, ये वर्ड आने चाहिए, एनी अमाउंट चार्ज फॉर दैट फॉर एनीथिंग डन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो ऐड होगा। यानी ये 1200 भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगा। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू 8400 प्लस ये ओके 1200, तो आपकी टोटल प्राइस आ गई, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपका होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने, मैं अभी सिर्फ प्रोविजन से कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर प्रेजेंटेशन पे एनालाइज करेंगे। ओके तो चलिए, ये आपका पैकिंग चार्जेस भी ऐड किए जाएंगे 15(2)(c) के तहत। फिर सवाल आता है कि उसको डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट पॉलिसी क्या थी कि 500 के ऊपर टेलीविजन दिए तो मिलेगा। तो पहले क्वार्टर का डिस्काउंट हमने देना चाहिए उसको, पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पहले क्वार्टर का आईटीसी रिवर्स नहीं किया उसने। अगर पहले क्वार्टर का आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरे क्वार्टर का ओके आईटीसी उसने रिवर्स किया है तो वहाँ उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सिंपल हो गया, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। तो अब लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रेजेंटेशन के तरीके में आप क्या कर सकते हो? एक तो अब ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, पहले पूरा लॉ एक्सप्लेन कर दो, और ये पूरा लॉ एक्सप्लेन करने के बाद आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के दो। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के दो, 2 क्वार्टर का अलग अलग निकालो, अप्रैल टू जून का अलग, जुलाई ओके अप्रैल टू जून का अलग और जुलाई से सितंबर का अलग। आप प्रेजेंटेशन ऐसा भी कर सकते हो। अब मैं आपको कहूँ क्या, ये एक तरीका प्रेजेंटेशन इसमें क्या है, इसलिए मैंने कहा कि आपकी मैपिंग, जहां पे भी आपकी मैपिंग डिस्टर्ब हो रही वो अपने हिसाब से करना। अब यहाँ पे स्टडी मैट में, आरटीपी में या मॉक टेस्ट पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा है, पहले लीगल प्रोविजन दे दी। लीगल प्रोविजन कौन कौन सी दी कि 15(3)(a) में आपको डिस्काउंट मिलता है, ए और बी में डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद में डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो क्या कंडीशन है, फिर डिस्कशन कंक्लूजन है। या फिर आप डायरेक्ट, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा एग्जामिन द सिनारियो विद रेफरेंस टू सेक्शन 15 एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू। ओके बोला है कि टैक्सेबल वैल्यू निकाल कर लो। अब इसका प्रेजेंटेशन ऐसा भी होगा, डायरेक्ट आप टैक्सेबल वैल्यू पे आए और नोट्स आपने यहाँ पे ओके प्रॉपरली लिखी।
ओके, उसकी प्रो नोट्स या रिमार्क प्रॉपरली लिखे, और बाकी सारे सिनारियो आपने एग्जामिन किए विद रेफरेंस टू सेक्शन 15। पर अब इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ओके, थोड़ा इनका भी ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि पहले उन्होंने लीगल प्रोविजन क्यों दी। क्योंकि जस्ट वो ये कहते हैं कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू, तो फिर तो हम सिंपल वे में टेबल ले लेते, टैक्सेबल वैल्यू और नोट्स देते, हर नोट्स की भाई हमने ये प्राइस क्यों ली। लेकिन बेटा उन्होंने पहले कहा एग्जामिन करो दो सिनारियो को, इसलिए पहले लीगल प्रोविजन 15(3)(a) का दिया गया, डिस्काउंट का 15(3)(b) का दिया गया। ओके, आपका व्यू रखा गया। ओके, पहले एग्जामिन किया गया और बाद में टैक्सेबल वैल्यू। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मार्क्स पूछा क्या है आपको समझ में आना चाहिए। ओके, जो पूछा है उसके बेस पर अगर आप प्रेजेंटेशन सही तरह से लिखते हो। ओके, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट टेबल निकाल रहा है और टेबल में रीजन दे रहा है तो उसको पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। पर पहले कोई सिनारियो एग्जामिन कर रहा है कि गिवन सिनारियो क्या है, ओके मेरा व्यू क्या है, और बाद में वैल्यू निकाल के दे रहा है, ओके तो फिर यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए पहले उन्होंने लीगल प्रोविजन, पहले सिनारियो को एग्जामिन किया, डिस्कस किया, और उसके बाद में यहाँ पे टेबल निकाला। टेबल में भी आप क्या कर सकते हो, दोनों एक साथ ले सकते हो। दोनों एक साथ ले सकते हो का मतलब क्या, कि मतलब ये कि आप क्वार्टर अप्रैल टू, हाँ इसमें ऐसा करके तो देखो क्या आपको दिक्कत जाती है। अप्रैल टू, या 3 कॉलम बना लोगे, पर्टिकुलर्स अप्रैल टू जून एंड ओके जुलाई टू सितंबर। पर्टिकुलर्स में आप पॉइंट्स लिख रहे हो, ओके कितना प्राइस गया, और सिर्फ क्वांटिटी निकालते वक्त आपकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है, पर क्वांटिटी निकाल वैल्यू। पर बेटा यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा कि आप जब डिस्काउंट लिखोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप टाइम बचाने के लिए सोचो थोड़ा कि मैं टाइम कैसे बचा सकता हूँ। तो आप टाइम बचाने के लिए एक ही कॉलम कर लो, तो बाहर 2 बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉलम में भी बन सकता है, एक कॉलम में बन सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, एक कॉलम में यहाँ पे प्राइस एट विच टेलीविजन सोल्ड, दोनों में प्राइस सेम आएगी 8400 8400, यानी पहले क्वार्टर में भी वो और पर यूनिट प्राइस। दूसरा ओके पैकिंग चार्जेस दोनों में भी ऐड होंगे। तीसरा लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट में यहाँ नील आएगा पर यहाँ पे डिडक्ट होगा। चौथा प्राइस पर यूनिट दोनों में दिख जाएगी। तो अब लास्ट टोटल वैल्यू निकल गई आपकी। टोटल वैल्यू यहाँ पे 750 यूनिट्स, यहाँ पे 1000 यूनिट ट्रांसफर किए। हमने कितने दिए, उसने क्या बेचे, हमको क्या लेना देना, हमने कितने दिए वो इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक इंपॉर्टेंट नोट आपको देनी पड़ेगी, और वो नोट ये देनी पड़ेगी कि ये डिस्काउंट का वैल्यू से डिडक्शन तो दे दिया गया, पर ये एडजस्टमेंट आपको उस मंथ में मिलेगी जिस मंथ में क्रेडिट नोट जाएगी। तो जो मंथ में क्रेडिट नोट जाएगी, हमने वैल्यू से तो अभी प्रेजेंटेशन के लिए डिडक्ट कर दिया, लेकिन नोट जरूर देना नोट 4 में। ओके, और नोट 4 यहाँ आएगी कि भाई इसका डिडक्शन जो है आपको तब मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको तब मिलेगा ओके 840 का डिडक्शन तब मिलेगा जब आपका क्रेडिट नोट जाएगा। और रिवर्सल कितना करना पड़ेगा, तो रिवर्सल भी मैंने कैलकुलेट करके दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करने, ये सॉल्व करना, और आप जब सॉल्व करने बैठो तो आपको एक ही टेबल बनाना। इसमें लगभग आपने 10 मिनट सेव कर दिए, क्योंकि 2 टेबल देखा तो 2 टेबल में आपको हर चीज रिपीट करनी पड़ रही है, हर चीज फिर से लिखना पड़ रहा है। एक टेबल बना सकते हो, पर नोट केयरफुली अच्छे से दो, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन। ये सॉल्व करके देखना बेटा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सॉल्व करके देखना तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आप आइएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग Jan 20XX महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन फॉलोइंग 2 लॉटरी स्कीम। वन महालॉटरी जिसकी फेस वैल्यू 200 प्राइस एज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट 180, और दूसरा जैकपॉट जिसकी फेस वैल्यू 500 और नोटिफाइड वैल्यू इन ऑफिशियल गैजेट 470, ऑथराइज्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र लॉटरी कैन सोल्ड ओनली इन महाराष्ट्र वेयर जैकपॉट कैन बी सोल्ड इन अदर स्टेट। महाराष्ट्र लॉटरी सिर्फ महाराष्ट्र में सेल हो रही है, और नेक्स्ट जैकपॉट जो है अदर स्टेट में भी सेल हो रही है। ठीक है, अब आगे वो देखो क्या कहते हैं कि इन जनवरी 20XX 5000 टिकट्स ऑफ महा लॉटरी सोल्ड एंड 2000 टिकट्स ऑफ जैकपॉट लॉटरी सोल्ड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ GST इन दिस ट्रांजेक्शन। तो लॉटरी के केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स किया जाएगा, इसके लिए आप आ जाओ रूल 31A पे। चलो कमॉन कमॉन कमॉन। तो आप अगर रूल 31A पे आते हो तो वहां पे लॉटरी के केस में उन्होंने वैल्यू क्या लेना है ये स्पेसिफाई किया हुआ है। और लॉटरी के इस केस में वैल्यू जो लेना है वो उन्होंने कहा कि वो इंक्लूसिव ऑफ GST माना जाएगा। और इंक्लूसिव ऑफ GST माना जाएगा मतलब जो भी वहां पे फेस वैल्यू, पढ़ो उसको प्रोविजन को 31A को। तो अगर फेस वैल्यू और अमाउंट नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट जो भी विच एवर इज हायर होगा,
पढ़ा आपने? तो विचेवर इज हायर होगा, ओके, वो हायर का आपको वैल्यू लेते वक्त इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128 हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोट करेंगे रूल 31A, हायर ऑफ द फॉलोइंग इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128। तो यहाँ पे अगर हम महालॉटरी देखें जो महाराष्ट्र की है उसकी कितने टिकट्स हुई? ओके, 5000 टिकट्स महालॉटरी की होती है और 2000 टिकट्स यहाँ पे जॉकपॉट की होती है। तो 5000 टिकट्स इंटू 200 इंटू 100 डिवाइड बाय 128, तो उसकी वैल्यू 7,81,250 आएगी। और यहाँ पे जैकपॉट लॉटरी जो अदर स्टेट में सेल हो रही है 2000 इंटू 500, क्योंकि हमें इसमें भी विचेवर इज हायर लेना है, तो हायर फेस वैल्यू हायर है, तो इंटू 2000 इंटू 100 डिवाइड 128, तो इसका 7,81,250 आ रहा है। ठीक है, इसका भी सेम आ रहा है, एक बार चेक कर लो कैलकुलेट करके, दोनों का 7,81,250 आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए आपकी वैल्यू क्या ली जाएगी? ठीक है, तो ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128, ये इस फॉर्मूला से वैल्यू निकाली जाएगी। और महालॉटरी आप सिर्फ महाराष्ट्र में सेल कर रहे हो, इसलिए उसके ऊपर CGST और SGST निकाला जाएगा एट द रेट 28%, 14% से। और जैकपॉट ऑफ अदर देन महाराष्ट्र सेल कर रहे हो उसके ऊपर IGST निकाला जाएगा। उन्होंने पूछा डिटरमाइन अमाउंट ऑफ GST, तो आप ये प्रॉब्लम में क्या कर रहे हो, पहले वैल्यू निकाल रहे हो और वैल्यू निकालने के बाद उसका GST निकाल के दे रहे हो। सिंपल प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम था, इसमें डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है, डायरेक्ट रूल 31A आपको अप्लाई करना है। चलो, अब अगर आप यहाँ प्रॉब्लम नंबर 24 पे आओगे, तो प्रॉब्लम नंबर 24 जो है ये रिलेटेड टू जो हमारा मनी गेमिंग, एक्शनेबल क्लेम और कैसीनो, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है। और ये मैंने बनाया क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है 2023 में अमेंडमेंट हुई थी और रूल 31B और रूल 31C जो है वो ऐड किया गया। तो जो अमेंडमेंट हुई और रूल 31B और 31C ऐड किया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। याद करने की कोशिश मत करो, आप पहले रूल 31B और 31C पे जाओ, प्रोविजंस देखो, वहाँ पे पॉज करके वहाँ प्रोविजन देखो और उसके बाद में क्या कहा गया है। अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा तो टोटल अमाउंट पेड या डिपॉजिटेड, जितना आपने डिपॉजिट किया, तो इंक्लूडिंग आपने वर्चुअल डिजिटल असेट में डिपॉजिट किया, वो भी लिया जाएगा। ओके, वो डिपॉजिट जो है आप खुद ने डिपॉजिट किया हो या आपके बिहाफ पे किसी ने दिया हो या आपको बोनस मनी मिला हो, ओके, किसी ने भी डिपॉजिट किया हो बोनस फॉर्म में मिला हो, तभी उसके ऊपर GST लगेगा। ठीक है, और जो अमाउंट रिफंडेबल है, मतलब आपका एक्सेस पैसा होगा तो जो आपको रिफंड की जा रही है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो इसके बेस पर सेम वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अगर कैसीनो होगा तो टोटल परचेज प्राइस ऑफ टोकन, चिप्स या कॉइन, टिकट्स वगैरह लिया जाएगा। या यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन एवी इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम, उसकी टोटल अमाउंट ली जाएगी। हाँ, उसमें जो कुछ रिफंड किया तो इट शॉट नॉट बी डिडक्टिबल, लेकिन ख्याल रहे, ओके, 31B और 31C में एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय प्लेयर बाय वे ऑफ विनिंग एनी इवेंट, मतलब अगर आपको प्राइस का पैसा दिया तो वो वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, आपको ये दो रूल अच्छे से पढ़ना है, इसके बेस पर हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Mr. Gadbad has placed a bet of 10,000 for online gaming and also bought a chip of 10,000 in casino. He paid a respective amount in both. He win 3,000 under both respectively. The applicable rate is GST 28%. Answer the following. Compute the GST payable in each case. तो अगर हम दोनों 31B की प्रोविजन लिखे और 31C की प्रोविजन लिखे तो टोटल अमाउंट पे टैक्स आएगा। और 31B और 31C में ये क्लियर कहा है कि विनिंग अमाउंट जो होगी और जो प्लेयर ने अमाउंट जीती है, ओके, इन दैट गेम और कंपटीशन, तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। ऐसे केस में यहाँ पे जो है टोटल यानी 10,000 यहाँ ऑनलाइन गेमिंग और 10,000 यहाँ पे कैसीनो, दोनों पे 2,800 ईच इस पे GST आएगा। Okay, total amount in the tax bet or chip become 13,000. Now he will not be required to pay GST on redeployed winning money 3,000. उसने जो 3,000 जीते वो भी redeploy किए, उसके ऊपर GST पे करने की जरूरत नहीं है। If Mr. Gadbad loses 10,000 in casino and place another 10,000 in casino, that will be considered as a fresh chip. अब वो उन्होंने क्या पूछा, सेकंड का क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग 3,000 इन बोथ द केसेस। तो विनिंग जो 3,000 है और उसने रीडिप्लॉय किया तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। और अगर उसने 10,000 कैसीनो में लूज किए एंड प्लेस अनदर 10,000 इन कैसीनो
और एक्स्ट्रा 10,000 लगाए तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। जितना भी आप डिपॉजिट करोगे उतने टोटल डिपॉजिट अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कैसीनो। इजी है, एक प्रॉब्लम मैंने बनाया हुआ है जो मैंने क्वेश्चनर में यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर आते हो तो आप आ जाइए रूल 32 में। यस कमॉन, आप रूल 32 में आ जाओ। और रूल 32 में आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दो दिए गए हैं, परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी में। दो मेथड से आपको वैल्यूएशन करना है। प्रॉब्लम अच्छा है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, स्टार करना। ये प्रॉब्लम एग्जाम में रिपीट हो सकता है और ये आरटीपी में पूछा गया है। देखो, प्रदा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज अ मनी चेंजर। ठीक है, ये मनी चेंजर है। इट हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। 1000 US dollar are purchased from Nandi Enterprises at the rate of rupees 74 per US dollar. RBI reference rate US dollar on that day is 74.60. ठीक है, 2000 US dollar are sold to Menawati at the rate 74.50 per US dollar. RBI reference rate for US dollar for that day is not available. Determine value of supply in each of the above case in terms of Rule 32A एंड रूल 32B। मतलब दोनों मेथड से 32A और 32B, मतलब वो कह रहे हैं कि दोनों मेथड से निकाल के बताओ। ओके, मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 में तो सिंपल का है कि अगर आप जो कन्वर्ट कर रहे हो उसमें वन करेंसी रुपीज है तो उसमें पहला ऑप्शन पढ़ो, चलो चलो याद मत करो, उसमें पहला ऑप्शन वन करेंसी इन INR है तो वो केस में डिफरेंस बिटवीन यूर रेट एंड RBI रेट वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ करेंसी कन्वर्टेड। पढ़ा आपने? तो ये जो है उसकी वैल्यू ली जाएगी। अगर आप जो करेंसी कन्वर्ट कर रहे हो उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, सुनिएगा, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो वो सिचुएशन में जो कन्वर्जन वैल्यू इन रुपीज होगा उसका 1% आपकी वैल्यू मानी जाएगी और उसका 1% जो आपकी वैल्यू मानी जाएगी उस पर जीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन 1 में ओके, यहाँ पे आपको क्या लेना है, जब आप प्रेजेंट करोगे आंसर तो आंसर प्रेजेंट करने का तरीका आपको रूल 32(2)(a) आपको प्रोविजंस लिखनी पड़ेगी। सर इतना याद नहीं आया तो रूल 32, पहले तो आपको ये कह दूं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। नेक्स्ट, अब जब वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स आप याद करोगे तो वो रूल्स याद करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान से सुनिएगा, वो रूल्स याद करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सब क्लॉज सब रूल वगैरह इस पर इतना फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम में दे दिया है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मेन रूल तो भी आपको याद रखना है। ओके, रूल 32 ये ऑप्शन में आता है और आपको सबसे पहले रूल 32 की ए की प्रोविजन लिखनी है। अगर करेंसी है और वो एक्सचेंज की गई इन इंडियन रुपीस तो डिफरेंस इन बाइंग रेट और सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेट, ये डिफरेंस पे आपका वैल्यूएशन होगा। इसलिए अगर आप प्रॉब्लम देखते हो, लो कैलकुलेटर मेरे साथ इन्वॉल्व हो, 1000 US डॉलर अगर आप देखते हो और वो 1000 US डॉलर यहाँ पे आरबीआई रेफरेंस रेट 74 है और यहाँ डीलर का रेट 74.60 है, तो इन दोनों का डिफरेंस इनटू 1000 ओके, यानी 600 रुपीज जो है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। दूसरा, यहाँ पे आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है इसलिए हम रुपीज में निकाल लेते हैं। तो US डॉलर ओके 2000 इंटू 74.50 ओके, तो आपकी रुपीस की वैल्यू उसका 1% लीजिएगा, उसका 1% लीजिएगा। तो ये केस में 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस एक्सचेंज लिया जाएगा, तो उसका 1% अगर निकालोगे तो 1490 ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। उन्होंने सिर्फ पूछा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के दो, कोई जीएसटी नहीं पूछा है। अगर जीएसटी पूछते तो वो जीएसटी का रेट देते, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वही हम कंसिडर करेंगे। ये तो हुआ 32A में। 32B में क्या था, पढ़ो, 32B में स्लैब बनाए थे। अगर आपकी एक्सचेंज वैल्यू ओके, एक्सचेंज वैल्यू अगर रुपीस को हम डीलर के रेट ले, हाँ, अगर डीलर के रेट ले, आरबीआई रेट वहां पिक्चर में नहीं आएगा, और एक्सचेंज वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख से 10 लाख तक है और 10 लाख के ऊपर है, तो ये सिचुएशन में जहां तक देखा जाए अप टू 1 लाख होगी तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज बाय द डीलर या 250। 1 लाख और 10 लाख के बीच में वैल्यू होगी तो 1000 प्लस 0.50 ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 1 लाख, और अबाउट 10 लाख होगी तो 5500 प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज ओके माइनस 10 लाख।
तो आपका पहले एक्सचेंज वैल्यू आपके यानी डीलर के रेट पे, आरबीआई रेट पे नहीं लेना चाहिए आपने। ओके, एक्सचेंज वैल्यू यहाँ पे जो है नहीं नहीं, यहाँ बेटा ये गड़बड़ हुई है, यहाँ करेक्शन कर लो, करेक्टेड होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज करेक्शन कर लो। यहाँ 74.60 चाहिए, डीलर रेट चाहिए, आरबीआई रेट नहीं आएगा वहाँ। आपने एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नंदी एंटरप्राइजेस 74 है, आरबीआई 74.60 फिर बराबर है, नंदी एंटरप्राइजेस के 74 है फिर बराबर है, सॉरी मेरे से गलती होगी। तो 74 इंटू 1000 यानी आपकी एक्सचेंज वैल्यू अप टू 1 लाख आ रही है। तो जो एक्सचेंज वैल्यू होगा उसका 1% और मिनिमम 250, तो उसका 1% 740 आ रहा है। दूसरा जहां तक देखा जाए तो यहाँ 2000 इंटू 74.50 एक्सचेंज वैल्यू 1,49,000 आ रही है, मतलब आप स्लैब 2 में आ रहे हो। अगर आप स्लैब 2 में आ रहे हो तो वो केस में यहाँ पे 1000 प्लस 0.50 ऑफ मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख है ना 49,000, तो आपकी अमाउंट 1245 आनी चाहिए। सिंपल ये भी क्वेश्चन सिंपल था बेटा यहाँ पे ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आपको वैल्यूएशन करना है। चलिए अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाँ, अब ये क्या कहता है, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मयंक एन एयर ट्रेवल एजेंट फॉर द मंथ एंडेड December 31 20XX यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, बेसिक एयर फेयर कलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक बुकिंग ऑफ टिकट्स, बेसिक एयर फेयर कलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकिंग ऑफ टिकट्स, commission received from airline on the sale of domestic and international ticket 5 lakhs। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन केयरफुली समझ लो। अगर आप क्वेश्चन देखते हो सबसे पहले तो आप रूल 32 में यहाँ पे एयर ट्रैवल एजेंट के ऑप्शन पे आ जाओ। चलो चलो बुक ओपन करो, वैसे नहीं, एयर ट्रैवल एजेंट के ऑप्शन पे आ जाओ। एयर ट्रैवल एजेंट के को ऑप्शन दिया गया, रूल 32 में ऑप्शन दिया है कि वो जो है यहाँ पे आइदर जो बेसिक फेयर है टिकट का, सुनिएगा, बेसिक फेयर जो टिकट का है वो बेसिक फेयर के 5% या 10%, डोमेस्टिक बुकिंग होगी तो 5%, इंटरनेशनल बुकिंग होगी तो 10%, उसका 5 या 10% पे वो जीएसटी पे कर सकता है, या फिर वो उसका जो कमीशन है उसके ऊपर भी जीएसटी पे कर सकता है, ऑप्शन है। अब यहाँ पे उन्होंने ये कुछ भी नहीं बोला है कि वो 32 में वैल्यूएशन करे या ना करे। तो यहाँ पे मेरा आंसर का तरीका क्या रहेगा, मेरा आंसर का तरीका रहेगा कि भाई रूल 32 में अगर वैल्यूएशन करे तो 5% ऑफ बेसिक फेयर अगर डोमेस्टिक बुकिंग होगी और 10% ऑफ बेसिक फेयर अगर इंटरनेशनल बुकिंग होगी, तो उसका 5% और 10% वैल्यू मान के उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाएगी। ये एक ऑप्शन है। ओके, उसकी टैक्सेबल वैल्यू ओके निकाली जाएगी 5% और 10% को लेके। और मैंने नोट में भी दिया है अगर वो चाहे तो उसके कमीशन पे, जो कमीशन ट्रेसेबल है, तो वो कमीशन पे भी जीएसटी पे कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ दैट एयर ट्रैवल एजेंट। वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ले सकता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में ओके वो 32 में जो 5% 10% फिक्स ऑप्शन है वो ले सकता है, या उसके कमीशन पे भी वो यहाँ पे जीएसटी दे सकता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? प्लीज बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या आपके? चलिए ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे एयर ट्रैवल एजेंट का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगर आप यहाँ ये क्वेश्चन पे आते हो तो यस, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, मेसर्स ग्लोबल ट्रैवल इज प्रोवाइडिंग मनी चेंजर, वापस मनी चेंजर पे आ जाओ, एन एयर ट्रैवल एजेंट सर्विसेज टू वेरियस क्लाइंट्स। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आपको वैल्यू निकाल के देना है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यहाँ 20XX, it has converted US dollar 6,000 into Singapore dollar 9,000. RBI reference rate at that time was 72 US dollar and Singapore dollar it was 52. Now it had booked a domestic ticket value 7 lakh and international ticket 15 lakhs. भाई साहब ये एजेंट है, कन्वर्जन का भी सर्विस दे रहा है और टिकट्स भी बुक कर रहा है। The concern has not opted to value of money changing under 32B
मतलब उसने 32B वो स्लैब वाला 1 लाख 1 लाख टू 10 लाख 10 लाख अब वो ऑप्ट नहीं किया है। बेसिक फेयर कंपोनेंट अंडर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बुकिंग इज 70% एंड 60%। जो टिकट बुकिंग हुई उसमें जो बेसिक फेयर था, ओके बेसिक फेयर था वो 70 और 60%। अगर मैं आपको एक प्रोविजन अभी बता देना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है टिकट में टैक्सेस भी रहते हैं, टैक्सेस मतलब इंटरनेशनल टैक्सेस वगैरह, ओके बेसिक फेयर प्लस ओके एयर टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, तो आपको वो सारे टैक्सेस निकाल के बेसिक फेयर ऑप्शन लेना है। ओके और बेसिक फेयर जो है ओके वो कहते हैं कि इसमें 70% और 60% होता है। कुछ ओके एयरलाइन कंपनी की कलेक्शन फीस भी वगैरह होती है, तो वो सारा हटा के बेसिक फेयर क्या है वो बेसिक फेयर कंसिडर करना है। तो पहले केस में अगर हम यहाँ पे 32 सब रूल 2 क्लॉज ए से वैल्यूएशन करें और दोनों फॉरेन करेंसी है, तो हमने क्या पढ़ा था ओके दोनों फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा होगा, जाओ वहां पे, कम ऑन जाओ वहां पे, दोनों फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगा तो उसको आरबीआई रेफरेंस रेट से रुपीज में कन्वर्ट करो और जो लोअर अमाउंट आएगा उसका 1% वैल्यू लिया जाएगा। इसलिए 1% ऑफ लोअर ऑफ टू अमाउंट रिसीवेबल फॉर टू करेंसी। और एयर ट्रैवल एजेंट के लिए रूल 32 में क्या पड़ा था, 5% ऑफ बेसिक फेयर डोमेस्टिक बुकिंग होगी तो 10% ऑफ बेसिक फेयर इंटरनेशनल बुकिंग होगी तो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो फर्स्ट केस में मैं $6,000 इंटू 72 $9,000 इंटू 52 आरबीआई रेफरेंस रेट से कन्वर्ट किया। इसमें जो लोअर आया, लोअर क्या आया 4,32,000, यहाँ पे लोअर रहेगा। और सेकंड केस में तो इसका 1% मेरी वैल्यू रहेगी, ओके 1% मेरी वैल्यू रहेगी जो लोअर है। और यहाँ एयर ट्रैवल एजेंट के केस में जो मेरा बेसिक फेयर रहेगा यानी 7 लाख का 70%, तो उसका यानी 4,90,000 और 4,90,000 का यहाँ पे 5% मेरी वैल्यू मानी जाएगी, ओके यानी 24,500 मेरी वैल्यू मानी जाएगी। और दूसरा यहाँ पे 15 लाख का 60%, उसका 10% इंटरनेशनल बुकिंग मेरी वैल्यू मानी जाएगी। तो मेरी वैल्यू अगर बात करें तो ये दोनों की टोटल 1,14,500 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा लेंदी ले लिया, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अब यहाँ पे इंटू 5% करके यानी 2 लाइन में खत्म कर सकते हो, यहाँ 5% और यहाँ पे इंटू 10% खत्म करके आप यहाँ डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो जो एयर ट्रैवल एजेंट की वैल्यू होगी। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो हमने यहाँ सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अब यस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे आ जाना। हमने क्या चार्ट बनाया था, जाओ जाओ वहां पे, हमने क्या चार्ट बनाया था लाइफ इंश्योरेंस के केस में और वैल्यूएशन कैसे किया था। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आते हो तो हमने वहां पे ये देखा था, अगर सेविंग पॉलिसी होगी, कम ऑन क्या सेविंग पॉलिसी होगी तो वो सिचुएशन में आपका वैल्यू ग्रॉस प्रीमियम माइनस सेविंग लिया जाएगा। दूसरा, अगर आपकी सिंगल एन्युटी पॉलिसी होगी तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम लिया जाएगा। अदर सेविंग पॉलिसी जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बताया गया है, अदर सेविंग पॉलिसी जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बताया गया है, तो वो केस में फर्स्ट प्रीमियम का 25% एंड सब्सिक्वेंट प्रीमियम का 12.5%। और ओनली रिस्क पॉलिसी होगी तो फिर टोटल प्रीमियम पे आएगा, उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे उन्होंने किस पे दिया है, उन्होंने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे दिया है। पढ़ लिया आपने, चलो अब देख लेते हैं। चिरायु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी सब्सक्राइबर. It does not intimate the amount allocated for investment to subscriber of the policy at the time of supply insurance service. Does not intimated. उसने intimate नहीं किया. The company has provided following details in relation to receipt. ठीक है. प्रीमियम फॉर ओनली रिस्क कवर, ओनली रिस्क कवर होगा तो वो सिचुएशन में टोटल प्रीमियम पे टैक्स आएगा। प्रीमियम फ्रॉम न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर, ओके, और रिन्यूअल प्रीमियम, तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम है और ये सिंगल एन्युटी प्रीमियम है। तो ऐसे केस में उसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग से नहीं बताई और ये एग्जाम में पूछा गया है, मॉक टेस्ट पेपर में है और आपके मटेरियल में भी कवर है, आपके मटेरियल में भी कवर है। अगर वो इन्वेस्टमेंट बताता तो वो सिचुएशन में हम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करके जो वैल्यू आती वो टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करके नहीं बता रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करके नहीं बता रहा है तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या ली जाएगी, तो टैक्सेबल वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो फर्स्ट ईयर यानी न्यू पॉलिसी है तो 25% और सब्सिक्वेंट रिन्यूअल का 12.5% लिया जाएगा। और सिंगल एन्युटी पॉलिसी में यानी इसका 25%, इसका 12.5%, इसका तो टोटल आएगा, ओके, और सिंगल प्रीमियम एन्युटी होगा तो 10% आएगा।
ओके, पहले प्रोविजंस पूरी एक्सप्लेन कर दी और उसके बाद में यहाँ पे रिस्क कवर टोटल वैल्यू ले लिया, न्यू पॉलिसी 25% ले लिया, रिन्यूअल प्रीमियम 12.5% ले लिया और एन्यूटी यहाँ पे 10% ले लिया। तो आपका टोटल वैल्यू 55 लैक्स आया, टोटल वैल्यू 55 लैक्स आया। डन, चलिए ओके। तो ये सिंपल था पर प्रॉब्लम अच्छा था, सारे एस्पेक्ट्स पे मैंने हमारे क्वेश्चनर में प्रॉब्लम्स कवर किए अगर आप देखते हो तो। चलिए, तो आप आ जाए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पे। हाँ, इसके सारे प्रॉब्लम्स हो सके तो सॉल्व करके देखना, आप राइटिंग प्रैक्टिस में जरूर देखना, ठीक है। रूल 32 पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, मिनास परचेस अ मिनी कूपर कार फॉर रुपीज सॉरी कार ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 35 lakhs में। परचेस ऑफ कार वॉज फाइनेंस बाय 70% by Smart Finance Limited. The loan was payable in 40 installment beginning with 1st of November. Mr. Minaz defaulted a repayment of loan and Smart Finance Limited repossessed the car on next year, मतलब 15th of next year, आपको ईयर दिया जाएगा। The car was disposed on 12th of December, 29,50,000. Determine the value of taxable supply as per 32(5). सबसे पहले तो ये जो है क्या यहाँ पे ओके 32 में आ जाओ, सबसे पहले याद मत करो 32 में आ जाओ। रूल 32 में हमने क्या पढ़ा था, हमने 3 वहां पे सिचुएशंस देखी थी। नॉर्मली जब आप कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हो तो आपकी मार्जिनल वैल्यू पे आपको टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड दैट आपने उसका आईटीसी नहीं लिया है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, ओके, उतने ही मार्जिनल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। दूसरा हमने देखा था कि मोटर कार होगी, स्पेशली मोटर व्हीकल होगा, तो वो केस में अगर आपने डिप्रिसिएशन लिया होगा और डिप्रिसिएशन लेने के बाद बेचा होगा तो सेलिंग माइनस डिप्रिसिएटेड वैल्यू वो भी कंसीडर किया जा सकता है। तीसरा, ओके, अगर रीपोजेस किया होगा गुड्स और फाइनेंसिंग कंपनी ने बेचा होगा तो आपको वहां पे सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस वो कंसीडर होगा। अगर वो रीपोजेस अनरजिस्टर्ड से किया होगा तो परचेस वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो ओरिजिनल आपकी जो परचेस बोरोइंग प्राइस थी, बोरोअर की ओरिजिनल प्राइस थी, -5% पर क्वार्टर या पार्ट दे रहा आपको डिडक्ट करके वैल्यू निकाली जाएगी अगर अनरजिस्टर्ड से परचेस किया होगा। आपने प्रोविजन देखी। अब ये प्रोविजन देखने के बाद चलिए ये सॉल्व करते हैं। तीनों में से कहाँ आ रहा है ये तीनों में से आ रहा है। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि डेप्रिसिएशन लिया है नहीं लिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इन शॉर्ट ये रीपोजेस गुड्स है तो हम रीपोजेस में जाएंगे और रीपोजेस में हम 5% पर क्वार्टर के बेस पर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। रीपोजेस गुड्स में रूल 35(5) कहता है कि अगर आपने ओके रीपोजेस किया गया है और फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, ये वर्ड आना चाहिए, नॉट रजिस्टर्ड से किया गया है, तो ऐसे केस में उसकी परचेस वैल्यू जो ओरिजिनल परचेस प्राइस थी रिड्यूस बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। और ये क्वार्टर कहां से निकाला जाएगा, जिस दिन ओरिजिनली बोरो किया था, जिस दिन ओरिजिनली बोरो किया था वहां से लेके, प्रोविजन ध्यान से पढ़ो, जिस दिन ओरिजिनली बोरो किया था वहां से लेके टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय फाइनेंस कंपनी, जिस दिन फाइनेंस कंपनी डिस्पोज कर देगी वहां। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी सेलिंग प्राइस तो अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे परचेस प्राइस कैसे निकाली जाएगी, तो ओरिजिनल बोरोवर की परचेस प्राइस यहाँ पे कितनी हुई 35 लैक्स, तो वो 35 लैक्स ली जाएगी। 5% पर क्वार्टर, तो हमारा अक्टूबर में क्वार्टर आ रहा है, मतलब अक्टूबर का पहला डेट आ रहा है, तो कैलेंडर क्वार्टर कौन सा हुआ, ओके, ये कैलेंडर क्वार्टर जो हुआ वो थर्ड क्वार्टर हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो हमारा ईयर 20XX का थर्ड क्वार्टर है, एक क्वार्टर हो गया। अब 20YY का यहाँ पे 15th ऑफ आपने जून को दिया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून, तो आपकी एग्जिट डेट जो है सॉरी रिपोजेस हुआ जून में, सॉरी आपने दिसंबर में आपने उसको डिस्पोज किया, तो आपने डिस्पोज किया दिसंबर में, तो ये कैलेंडर के फोर्थ क्वार्टर में आता है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर आपके 5 क्वार्टर्स हो गए। तो पर क्वार्टर यहाँ पे 5%, तो 5 क्वार्टर के 25% आपके रिड्यूस किए जाएंगे, तो आपके नंबर ऑफ क्वार्टर 5 आए और आपके 25% रिड्यूस किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपका 35 लैक्स माइनस 25%, तो आपकी वैल्यू ओके 26,25,000 आ जाएगी। आपने सेल की कितने में किया 29,50,000 और आपकी
यहाँ पे 5% पर क्वार्टर को रिड्यूस करके परचेस वैल्यू कितनी आई 26,25,000। तो आपका एक्स्ट्रा 3,25,000 पे ही जीएसटी लिया जाएगा फॉर दैट बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी ये डिफरेंस पे जीएसटी लिया जाएगा। अगर ये वैल्यू जो होती, ये वैल्यू परचेस वैल्यू ज्यादा होती 29,50,000 से, तो निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू होती तो वो केस में आपको इग्नोर करना पड़ता, मतलब वैल्यू जीरो कंसीडर करनी पड़ती। तो चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, लिख के देखना, कैलकुलेशन करके देखना, तो आपको डेफिनेटली इसका हेल्प होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ वैल्यू ऑफ टोकन पे। हाँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो स्टडी मैट में लिया है। Easy Coupon Limited sell coupon that are redeemable against specified luxury food products at retail outlet. Each coupon is sold for value 900 but redeemable for the supplies of worth rupees 1000. What is the value of supply of such coupon under GST? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाइए पहले तो आप रूल 32 में, ओके कहाँ पे, तो जहाँ हमने लिया था यहाँ पे 32(6) में कूपन, कूपन की वैल्यू, वाउचर्स कूपन, इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो हमने देखा था आइडेंटिफाइबल होगा तो डेट ऑफ इशू, नॉट आइडेंटिफाइबल होगा तो डेट व्हेन रिडीम, डेट व्हेन रिडीम। ओके, तो जिस दिन रिडीम किया जाएगा वो उसकी वैल्यू होगी। ये तो हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया था 12(4) और 13(4) में, सेक्शन जो हमने यहाँ रेफर किए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या कहते हैं वो देखो, पढ़ो वहां पे, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन। मतलब क्या कि आपने वो वाउचर कितने में बेचा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो गुड्स दिया जा रहा है वो गुड्स की वैल्यू कितनी है उस पे जीएसटी देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने कूपन बेचा 900 में, उससे कोई लेना देना नहीं, उसमें जो सप्लाई हो रहा है वो कितने वर्थ का है, वो 1000 रुपीज वर्थ का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो 1000 रुपीज वर्थ का है, तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे ओके 1000 मानी जाएगी एंड नॉट द 900। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आज स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे, स्टूडेंट ले लेंगे 900, तो 900 नहीं, आपकी वैल्यू यहाँ पे 1000 मानी जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू आपकी वैल्यू क्या लेना चाहिए ओके इन केस ऑफ वाउचर या कूपन। ये समझा क्या स्पेशली, प्लीज बताओ, ये समझा होगा तो वाउचर का वी टाइप करो। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर एजेंट पर है। ठीक है, अब ये देखो वो क्या कहते हैं, रोली पोली मैन्युफैक्चर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, ओके इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। ठीक है, ये बंदा फुटवेयर का मैन्युफैक्चरर है। इट इंपोर्ट्स फुटवेयर मेकिंग मशीन फ्रॉम यूएसए। रोली पोली मैन्युफैक्चर लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रुद्रा लॉजिस्टिक्स, अ लाइसेंस कस्टमर ब्रोकर with its office at Ahmedabad, Gujarat, to meet all legal formalities in getting their said machine cleared from custom station. उसने कस्टम ब्रोकर अपॉइंट किया कि गुड्स को क्लियर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, रोली पोली मैन्युफैक्चर लिमिटेड ऑथराइजेस रुद्रा लॉजिस्टिक टू इनकर, authorizes Rudra Logistic to incur on its behalf the expenses in relation to clearance of imported machine from the custom station, bringing the same to the warehouse of Roly Poly Manufacture Limited. We shall be reimbursed by Roly Poly Manufacturers Limited to Rudra Logistic on actual basis in addition to agency charges. जो reimbursement होगा, Rudra Logistic provided following details in invoice issued by Roly Manufacturers Limited. तो अब ये जो है पूरी डिटेल्स यहाँ नीचे दी गई है। एजेंसी चार्जेस 5 lakhs, अनलोडिंग ऑफ मशीन इन कांडला पोर्ट ओके गुजरात, चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, ठीक है, चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम रुद्रा लॉजिस्टिक अहमदाबाद गो डाउन टू वेयर हाउस, प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड कस्टम ड्यूटी पेड, ओके कस्टम ड्यूटी उसने पे की, डॉक ड्यू चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस. Compute the value of supply made by Rudra Logistic with the help of given information. Would your answer be different if Rudra Logistic has charged 13 lakh as a lump sum consideration for getting the imported machine cleared from custom station and bringing the same to warehouse of Roly Poly Manufacturers Limited? ये मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछा गया और आपके स्टडी मैट में भी। चलिए, सबसे पहले तो जब भी इस तरह के एजेंट रहा और रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस की बात आई तो आपके दिमाग में रूल 33 ही क्लिक होना चाहिए, मतलब प्योर एजेंट। रूल 33 में आ जाओ। अगर आप रूल 33 में यहाँ पे आते हो तो रूल 33 में ये कहा गया है कि अगर कोई खर्चा सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे हमारे केस में सर्विस प्रोवाइडर कस्टम ब्रोकर है, और वो कस्टम ब्रोकर यहाँ पे अगर कोई एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर कर रहा है और वो एज अ प्योर एजेंट कर रहा होगा तो वो उसके वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा।
चलो अच्छी बात है, उसके वैल्यू में कंसीडर नहीं होगा। पर सबसे पहले तो वो प्योर एजेंट होना चाहिए। आज आप देखो देखो बुक में प्योर एजेंट मतलब क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बिल्कुल। दूसरा, ओके, जो भी वो गुड्स और सर्विसेज एज अ प्योर एजेंट खरीद रहा है उसमें उसकी खुद की ओनरशिप नहीं है, ही इज नॉट होल्डिंग एनी टाइटल। थर्ड, यहाँ पे जहां तक है, he is not using for own interest. And last, okay, very important, that okay, he is charging only that actual amount what he has incurred. अगर वो ये चार बातें पूरी करता है तो वो एज अ प्योर एजेंट माना जाएगा। और दोस्तों वो अगर प्योर एजेंट माना जाएगा तो फिर तीन कंडीशन है, और वो तीन कंडीशन पूरी होती है तो डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले, जब वो थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है तो ही इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, ओके, एज अ प्योर एजेंट एक्ट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए, चलिए, तो दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा, तो वो जो भी अमाउंट है वो सेपरेटली इनवॉइस में बता रहा है। और थर्ड, वो वही एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा वेर, ओके, ये प्रूव हो कि वो उसके सर्विस का पार्ट नहीं है। तो जहां तक एजेंसी चार्जेस है ये उसके सर्विस का पार्ट है। अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिल ऑफ एंट्री का कस्टम ड्यूटी पे किया, डॉक ड्यूज, पोर्ट चार्जेस, ये तो सारे प्योर एजेंट हो जाएंगे। पर होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंसेस जो वो रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा है, ओके, ये तीन एक्सपेंसेस वो एडिशनल नहीं है, उसकी सर्विस देने का पार्ट माने जाएंगे। ये बहुत क्लैरिटी से मैंने आपको नोट्स में दिया, ठीक है। तो उसके एक्सपेंसेस का पार्ट माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ओके, ये तीन उसके ऐड हो गए, बाकी सब प्योर एजेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो लमसम अमाउंट चार्ज कर रहा है तो उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरे 13 लाख पे जीएसटी आएगा। क्यों पूरे 13 लाख पे जीएसटी आएगा? क्योंकि प्योर एजेंट का वन ऑफ द कंडीशन है कि आपने अमाउंट सेपरेटली चार्ज करना चाहिए। अगर आप अमाउंट सेपरेटली चार्ज नहीं कर रहे हो तो टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। इसलिए ओके, प्योर एजेंट का डेफिनेशन मैंने कवर किया, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, नीदर इंटेंड टू होल्ड दैट टाइटल, डज नॉट यूज फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, और एक्चुअल अमाउंट उतना ही मिला जितना मिला। प्लस तीनों कंडीशन में दिया कि एक्ट एज अ प्योर एजेंट व्हाइल मेकिंग द पेमेंट, उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, ओके, सेपरेटली उसने इनवॉइस में बताना चाहिए, और थर्ड, ओके, वो जो पेमेंट हुआ वो इन एडिशन टू सर्विस ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। इसलिए जहां तक देखा जाए तो एजेंसी चार्जेस पे टैक्स आएगा, बाकी सारे चार्जेस जो है वो एज अ प्योर एजेंट उसको डिडक्शन मिल जाएगा। हो सके तो सॉल्व करके देखना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर होटल एक्सपेंसेस, ओके, ये रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस ये एडिशनल नहीं माने जाएंगे, उसके सर्विस का ही पार्ट माना जाएगा। इसलिए आपका टोटल जो है 5,97,000 पे जीएसटी आएगा। और अगर आप सेपरेटली नहीं चार्ज करते हो तो टोटल 13 लाख पे जीएसटी आएगा। ये जरूर प्रेजेंट करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये आप प्रेजेंट करके देखो। नाउ नेक्स्ट, जहां तक देखा जाए यहाँ पे ये जो हमने देखा प्योर एजेंट, इस प्योर एजेंट के कॉन्सेप्ट में यहाँ एक प्रॉब्लम जो मॉक टेस्ट पेपर और हमारे स्टडी मैट में उन्होंने कवर किया है, ये आपकी प्रोविजंस लिखकर देखना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, प्रोविजन लिखकर देखना, साथ साथ में कंडीशंस भी लिखकर देखना, शॉर्ट में देखना। मैंने बुक में, हमारे बुक में इजी वे में दिया है, यहाँ पे जैसा लीगल टेक्स्ट है वैसा दिया है, ओके। तो अगर बुक का इजी लगता है तो वो कंडीशन लो, और फिर बाद में ये पूरा टेबल यहाँ यूज करके सॉल्व करके देखो। कंसेप्चुअली हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि प्योर एजेंट का डिडक्शन कैसे मिलेगा। ये समझा क्या? अगर समझा होगा तो पीए टाइप करो। चलिए आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन इंडिपेंडेंट केसेस। आपके ये दोनों इंडिपेंडेंट केसेस में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी ये डिटरमाइन करो, ठीक है। BKC Limited is a registered person located in Mumbai engaged in the supply of auto spare units. PQR Limited is a foreign company located in New York. Place an order BKC Limited for delivery of 250 units of auto spare parts to his branch located in Pune. BKC Limited raised the invoice on the date of order. तो invoice raise किया, invoice raise हो गया on 12/10. The cost of each unit of auto spare was 175. ठीक है। The amount of consideration for such supplies received in US dollar on 25/12 from the foreign branch, that is $690.25. As the date of invoice, the following rates are available: exchange rate RBI, CBIC और actual bank rate. चलिए आपको सिर्फ वैल्यू निकाल के देनी है। अब देखो ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो 250 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स का हुआ, इनवॉइस बनाया गया 12/10 को, और जहां तक है कंसिडरेशन मिला 25/12 को, और $690 का बनाया गया, और फॉरेन करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट था।
और हमने भी बिलिंग फॉरेन करेंसी में किया। इवन दो स्पेयर की प्राइस 175 होगी, वो तो डोमेस्टिक प्राइस है, पर फॉरेन करेंसी में हमने बिलिंग किया $690.25। अगर फॉरेन करेंसी में हमने $690.25 का बिल किया होगा तो ऐसे केस में कन्वर्जन रेट क्या होगा? इसके लिए आ जाओ रूल 34 में। रूल 34 क्या कहता है? रूल 34 कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपको बैंक रेट नहीं लेने, आपको आरबीआई रेट नहीं लेने, तो आपको किसके रेट लेने हैं? तो आपको सीबीआईसी के रेट लेने हैं जो कस्टम में फिक्स किए गए। तो आपके सीबीआईसी के रेट से 63.94 इंटू $690 के रेट से वैल्यू कन्वर्ट की जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में सीबीआईसी का रेट लेना है और वो 690.25 इंटू 63.94 ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। दैट अगर नेक्स्ट ABC Limited business establishment in USA has another establishment located in Mumbai for which interior design work is required and a service लिया गया is done. For this it undertake a service of Nirmiti Interior Private Limited. तो सर्विस लिया गया, okay. Registered person located in Mumbai. For the service rendered by Nirmiti developer, it raised invoice as on the date of provision of service. The amount of consideration for supply is received in foreign currency on 13/5/20XX एज ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब जिस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन का रेट लिया जाता है। तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया उस दिन आरबीआई रेट नहीं लेने हैं, सीबीआईसी नहीं लेने हैं। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो आपको गैप रेट लेने हैं जो प्रॉब्लम में दिए जाएंगे। और किस दिन के रेट लेने हैं? जिस दिन टीओएस आएगा एज पर सेक्शन 12 और 13। तो ऐसे केस में आपको गैप रेट पे वैल्यूएशन करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन से छोटा तो आंसर है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा बनाया पर उससे छोटा तो आंसर है बेटा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी के केस में आपको वैल्यूएशन कैसे करना है। चलिए आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे अच्छा क्वेश्चन है, आपको लिख कर देखना है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको इसमें करनी है और ये आज के आज लिख कर देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, मैं जो कहूँगा वो करोगे तो आईडीटी में डेफिनेटली आप अबो 80 अच्छे से प्लान कर सकते हो। कौशल मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस। ओके, रफ में ये बना, साथ में नोट्स ओपन रखो, याद करने की कुछ भी कोशिश मत करना, हम नोट्स के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये चैप्टर ओपन करके रखो और वैल्यू ऑफ सप्लाई में सारी चीज़ें जो जहाँ पे भी हमने डिस्कस की उसको हम यहाँ पे रेफर करेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? कौशल मैन्युफैक्चर रफ में लिख सकते हो, रजिस्टर्ड पर्सन है और इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस देता है। रफ प्रैक्टिस करो। अब ये केस स्टडी जो है ये यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आरटीपी में है लेकिन आने के चांसेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो 14 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन आएगा जिसमें नोट्स पे अच्छा खासा आपको वेटेज रहेगा, ठीक है। इसलिए इसकी नोट्स लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको कैसे एनालाइज करना, और ये 14 मार्क्स के लिए आया है तो कैसे एनालाइज करना। तो पहले क्वेश्चन रीड करते वक्त आपका रफ वक्त तैयार करना। ओके, मेरे साथ सॉल्व करते वक्त जस्ट ये इमेजिन करना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको लिखना है। तो ओके, अब आप एनालिसिस कैसे करोगे? तो कौशल तो हम कैसे शॉर्ट में करना, KML रजिस्टर पर्सन इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, ये आपका एनालिसिस हो गया। दूसरा, इज पेइंग द टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, वो रेगुलर स्कीम में लिख दो। ओके, रेगुलर स्कीम में है, ठीक है। नेक्स्ट, इट सप्लाइज द इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इन द डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। दो सप्लाई है, ओके, दो सप्लाई करता है, डोमेस्टिक है ना। लिखने से क्या हो जाता है, सेकंड टाइम रीडिंग का टाइम जब आप कैसा होता है, फर्स्ट रीडिंग में आप डरे हुए रहते हो, डर रहता है मन में, इतना फोकस नहीं हो पाता है, पर आप लिख लेते हो तो ज़्यादा फोकस हो पाता है। इसलिए आप लिख देना कि डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट सेल, पॉइंट्स लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे फॉर सप्लाईज टू अदर स्टेट इन इंडिया कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसाइनमेंट एजेंट, कंपनी के एजेंट्स भी है, इससे कुछ क्लिक होगा आपको, लिख देना आल्सो अपॉइंटेड एजेंट्स इन ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट गुड़गांव, हरियाणा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड डायरेक्टली बाय दिल्ली वेयर हाउस, ठीक है। यहाँ पे गुड़गांव छोड़ के बाकी सब केस में उनके एजेंट्स भी हैं। हाँ, नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी कंसाइनमेंट of electronic home appliances were sent to Cardinal Electrical Private Limited and Roasters Technos, agents of Kaushal manufacturers in Punjab and Madhya Pradesh. तो ओके,
बनाओ बनाओ बनाओ, इंपॉर्टेंट है। केएमएल के 2 एजेंट्स हैं, कौन है यहाँ पे? सेंट टू कार्डिनल इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, एक है कार्डिनल कार्डिनल और दूसरा है ओके यहाँ पे रोस्टर्स, दूसरा है रोस्टर। ठीक है, ये मेरे को जरूरी है डेटा। एजेंट्स हैं, कार्डिनल कहाँ का है? पंजाब एंड मध्य प्रदेश, ये पंजाब का है और ये एमपी का है। और हमारा कौशल कहाँ का है? हमारा कौशल दिल्ली का है, दिल्ली का है। ठीक है, डन। Cardinal Electronic Private Limited and Roasters Texno supplied these electronic home appliances under their invoices. ओहो, वो खुद के invoices में to store located in their respective state for 440 lakhs and 70 lakhs respectively. Open market value of such appliances is not available. मतलब ये जो है आगे उनके invoices में, own invoices में सेल कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं 40 और 70 lakhs में वो home appliances। ठीक है, डन। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल, ये भी पॉइंट का स्ट्रोक मार दो, OMV नॉट अवेलेबल शॉर्ट में। फर्दर इन जनवरी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस हैव बीन सप्लाइड टू रोन टेक्नोक्रेट, a wholesale dealer of electronic home appliances in Noida, Uttar Pradesh for a consideration of 23 lakhs from its Delhi warehouse. Kaushal Manufacture Limited owns 75% shares in Ron Technocrat. बाप रे, तो कौशल मैन्युफैक्चर KMN और रोन टेक्नोक्रेट्स, ठीक है, रोन टेक्नोक्रेट ये रिलेटेड पार्टी हो गया और ये रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ओके, यहाँ पे टीवी है और टीवी 23 लाख है, 23 लाख में सप्लाई किया है। कौशल मैन्युफैक्चर लिमिटेड ऑन 75% शेयर इन रोन टेक्नोक्रेट। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस सप्लाइड टू रोन टेक्नोक्रेट इज 30 लाख। टीवी है और ओपन मार्केट वैल्यू इसकी 30 लाख दी है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू 30 लाख दी है। फर्दर रोन टेक्नोक्रेट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। भाई साहब, ओके, रिलेटेड नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, वो भी डेटा दिया है कि वो एलिजिबल नहीं फॉर फुल आईटीसी। कौशल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड आल्सो प्रोवाइड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन इंडिया। उसकी सर्विसेज भी है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो अलग से प्रोवाइड करता है। कंपनी हैज आल्सो फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस टू होलसेल डीलर्स ऑफ सच अप्लायंसेस इन दिल्ली। इन दिल्ली मतलब ये इंट्रा हुआ है और बाकी लोगों को वो सेल करता है। 84 lakhs का सप्लाई दिया है। इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस सप्लाई टू एंकर इलेक्ट्रिकल INC USA अंडर LUT। LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बॉन्ड होता है। कंसिडरेशन इन रिसीविंग कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, तो ये एक्सपोर्ट हुआ है और ये एक्सपोर्ट को हम जीरो रेट बोल सकते हैं क्योंकि वो बॉन्ड में है और पैसा भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिला है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू यूनिटिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन दिल्ली। ये सर्विस दी गई है और ये सर्विस भी इंट्रा दी गई है, ये सर्विस भी इंट्रा दी गई है। उसके बाद में एडवांस रिसीव टुवर्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस, एडवांस मिला टू बी प्रोवाइडेड टू ओरलेक लिमिटेड एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैन्युफैक्चर located in Delhi. Repair and maintenance service has been provided in February and invoice issued on 20th of February. तो ठीक है, ये एडवांस मिला बेटा और ये भी दिल्ली में दिया गया, एडवांस मिला, ये भी इंट्रा है, ये भी दिल्ली में दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट एडवांस रिसीव्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस टू बी सप्लाइड। इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस का एडवांस मिला टू नोवेक इलेक्ट्रिकल होलसेलर डीलर। इनवॉइस फॉर द गुड्स इशूड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इनवॉइस जब डिलीवरी देंगे तब इशू होगा, वो मार्च में डिलीवरी दिया पर एडवांस अभी मिला। और ये गुड्स का एडवांस मिला, ये भी नहीं हरियाणा है, मतलब ये इंटर है, हरियाणा बंदा हरियाणा का है, मतलब ये इंटर स्टेट है। चलो आगे वो क्या कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ग्रॉस GST लाइबिलिटी ऑफ कौशल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। GST लाइबिलिटी करना, नोट all the given amounts are exclusive of GST wherever applicable. Assume the rates, home appliances और repair maintenance service. You are required to make suitable assumption wherever necessary. मुझे ये बताओ कि यार रिपेयर मेंटेनेंस ये कंपोजिट सप्लाई या अलग से सर्विस दी जा रही है? कंपोजिट सप्लाई होगा तो C टाइप करो और रिपेयर मेंटेनेंस अगर अलग से दी जा रही है तो ओके सेपरेट दी जा रही होगी तो S टाइप करो। अगर आप केयरफुली जस्ट टाइप करो फटाफट,
तो आप अगर केयरफुली देखते हो तो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस अलग से दी जा रही है, अलग से दी जा रही है, तो ये सेपरेट सर्विस है। इसका आपके मशीन सेल से कहीं पे भी ये मैसेज नहीं दिया गया कि ये कंपोजिट सप्लाई, इट इज़ अ सेपरेट सप्लाई, तो उसका एज अ सर्विस का रेट अप्लीकेबल किया जाएगा। ये समझ में आया पॉइंट? क्योंकि उन्होंने क्लियर अल्सो प्रोवाइड्स का मतलब ये होता है कि उसका मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है, ओके, वो सेपरेट सर्विस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, इसलिए कंपोजिट सप्लाई का पार्ट तो मानी नहीं जाएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हैं। पहले तो एजेंट, और एजेंट खुद के इनवॉइस बना रहा है। आ जाओ, एजेंट मतलब रूल 29 में चले जाओ, रूल 29 में चले जाओ। ओके, प्रिंसिपल टू एजेंट में वैल्यूएशन कैसे होता है? तो प्रिंसिपल टू एजेंट में वैल्यूएशन कैसे होता है? तो अगर मैंने दोनों एजेंट को भेजा, और देखिए सबसे पहले तो मेरी नोट क्या आएगी यहाँ पे, ओके, एनालाइज करो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले अगर एजेंट ओके खुद के इनवॉइस दे रहा हो तो ये पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 का सप्लाई माना जाएगा। ये आपके नोट्स का पॉइंट आना चाहिए। और ये प्रॉब्लम की सारी नोट्स लिख कर देखना, थोड़ा शॉर्ट कर सको तो शॉर्ट करना, लेकिन सारी नोट्स आपकी कवर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका शेड्यूल 3 पैरा 1 के हिसाब से इफ एजेंट इश्यूज ऑन इनवॉइस देन व्हाटएवर द स्टॉक ट्रांसफर मेड टू एजेंट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। अब उसका वैल्यूएशन किससे होगा? तो आप आ जाओ रूल 29 पे, रीड करो रूल 29, वीडियो को पॉज करके रीड करना और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। तो अगर आप रूल 29 रीड करते हो आगे रूल 29 पे, तो प्रिंसिपल टू एजेंट में स्टॉक ट्रांसफर हो गया है और रूल 29 लगेगा। तो 29 में यहाँ पे आपको दिया है ओपन मार्केट वैल्यू, और मतलब दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी चार्ज बाय सच एजेंट। एजेंट आगे जो प्राइस चार्ज कर रहा है उसका 90% आप वैल्यू ले सकते हो। तो आपके दोनों एजेंट्स है, यहाँ पे दोनों एजेंट्स है और आगे की प्राइस दी गई है। आगे की प्राइस क्या दी गई है? 40 प्लस यहाँ पे 70। तो आप ओके यहाँ पे दोनों एजेंट चार्ज कर रहे हैं, तो ओपन मार्केट, और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो सिचुएशन में फिर मैं 90% वाला ऑप्शन लूंगा और मेरा एजेंट को जो सप्लाई किया गया, ओके, तो 40 प्लस 70 यानी 110। तो आंसर में देखो, अगर आप देखते हो, हाँ, आंसर में टेबल कैसे बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी पर आपको ये समझ गया होगा कि यहाँ पे कोई सप्लाई इंटरस्टेट है, कोई सप्लाई इंट्रास्टेट है, इसलिए आपको जीएसटी लायबिलिटी में 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। इसलिए प्रेजेंटेशन करते वक्त आपको ये भी क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको कॉलम 3 बनाने पड़ेंगे। 3 में पर्टिकुलर्स, उसके बाद में सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप जो है पहले आईजीएसटी ले लो। चलो यहाँ क्रेडिट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर साथ साथ में इनवर्ट सप्लाई भी होता, क्रेडिट भी होते हैं, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता कि पहला कॉलम आईजीएसटी का लो, क्योंकि आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स और नीचे क्रेडिट, तो क्रेडिट यूज करते वक्त पहला आप किसके अगेंस्ट में यूज करते हो? आईजीएसटी में। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है कि पहले आईजीएसटी, बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन यह क्रेडिट कॉम्पिटिशन नहीं है, इसलिए आप ऐसा भी ले सकते हो। पर मैं कहूँगा कि एग्जाम में एक जैसा फॉर्मेट फॉलो करना, इसलिए एग्जाम में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप अभी से आदत लगा लो कि पहला कॉलम आईजीएसटी लेने का, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लेने का। नेक्स्ट आप जो है यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा सकते हो, एक कॉलम वो वैल्यू क्या है वो भी आप बढ़ा सकते हो, पर ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप बढ़ा सकते हो। दूसरा, अब बेटा यहाँ पे इन्होंने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया तो दोनों का साथ में ले लिया 1,10,00,000 रुपए। ओके, 1,10,00,000 रुपए, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली? आप दोनों का भी अलग अलग ले सकते हो, मतलब आप प्रॉपरली लिखोगे, सॉल्व करके देखोगे, सप्लाई टू ओके, सप्लाई होम अप्लायंसेस टू कंसाइनमेंट एजेंट, आप दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, कार्डिनल का अलग और रोस्टेन का अलग, ओके ओके, रोस्टेट्स का अलग। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अलग अलग लिखो या ये लिखो, आपको जो वैल्यू 110 होगी, 110 का 90% कितना है? 99। ओके, तो 110 का 90%, इसलिए एक कॉलम अगर आप सॉल्व करने बैठो तो एक कॉलम टैक्सेबल वैल्यू का भी ले लेना। टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम में फिर ये कैलकुलेशन आप टैक्सेबल वैल्यू में बता सकते हो। कैसे बता सकते हो टैक्सेबल वैल्यू में? 110 इंटू 90%, कम ऑन, 110 इंटू 90%, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू वहीं 99 लाख आ जाएगी। और डायरेक्ट इसके ऊपर आप ओके, ये अदर स्टेट में अगर आप एजेंट देखो तो उसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे 5%, यानी आप फिर यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4,95,000 लिखा तो भी चलेगा। इसलिए प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करके इसलिए देखना क्योंकि अपना माइंड स्पेसिफिक का फॉर्मेट आपको मैपिंग बनाना जरूरी है। क्योंकि क्या होगा कि आप जस्ट क्वेश्चन रीड करोगे तो आपकी मैपिंग बहुत सी बार डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, कभी यहाँ कैलकुलेट कर दिया, कभी टैक्सेबल वैल्यू ले लिया, फिर टैक्सेबल वैल्यू में कैलकुलेट कर दिया। ओके, क्या होता है, मैं सजेस्टेड आंसर्स लेता हूँ, क्या मैं आईसीआई के मटेरियल के या सीएमएसीएस के मटेरियल के आंसर्स लेता हूँ, तो फॉर्मेटिंग बदल जाती है, तो आपकी मैपिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और मैपिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए आप जो है ऑलवेज ये ट्राई करना कि जहाँ पे भी मैपिंग
मैपिंग डिस्टर्ब होती है, अपने मैपिंग के हिसाब से चलना कि भाई मेरे हिसाब से क्या होगा। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई ऐसे करोगे कि मेरे हिसाब से क्या होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसलिए आप टैक्सेबल वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हो और टैक्स डायरेक्ट IGST यहाँ निकाल सकते हो, या IGST पहले हो। यानी आप अगर अपनी मैपिंग करोगे तो कैसे करोगे, टैक्सेबल वैल्यू लोगे, पहले IGST फिर CGST फिर SGST और अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा जब आंसर्स मैच हो गए। समझा क्या? समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, ये वाला पॉइंट। तो चलो एजेंट वाला तो मैंने रूल 29 कोट कर दिया। रूल लर्न करने पड़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम ले तो अब दूसरा उन्होंने क्या कहा है, दूसरा उन्होंने यहाँ पे सप्लाई किया है रिलेटेड पार्टी को, रिलेटेड पार्टी, इसलिए रूल 28 पे आ जाओ, रूल 28 पे आ जाओ। रूल 28 पढ़ो पहले, ओके वीडियो पॉज करके पढ़ो। क्या कहता है? ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड और क्वालिटी, अगर वो नहीं हुआ तो लाइक काइंड और क्वालिटी, वो नहीं हुआ तो रूल 30-31। दो प्रोविजो, प्रोविजो 1, प्रोविजो 2। प्रोविजो 1 कहती है कि अगर सेम गुड्स आगे एज सच सप्लाई होता है तो 90% वाला भी ऑप्शन है, नहीं मतलब जो आगे बेचा जाएगा उसका 90%। या फिर यहाँ पे प्रोविजो 2 कहता है कि अगर फुल एलिजिबल फॉर ITC होगा तो वो केस में डिक्लेयर्ड वैल्यू आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। ये ठीक है, ये मैंने लॉ पढ़ लिया। अब फैक्ट्स के साथ कंसिडर, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, फैक्ट्स के साथ कंसिडर करो। फैक्ट्स में डिक्लेयर्ड वैल्यू दी गई है, स्टॉक रिलेटेड की ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ओके, इवन दो दोनों की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, पर सेक्शन 15(1) से ये ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि दोनों रिलेटेड पार्टी हैं, इसलिए हम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। फिर वैल्यू क्या होगी? ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू ओके यहाँ पे वो दी गई है, ओपन मार्केट वैल्यू 30 लाख दी गई है, पर सडनली मत लो। अगर प्रोविजो 1 या 2 में ऑप्शन मिलता है तो वो बिल्कुल लेना, पर प्रोविजो 1 का ऑप्शन में यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोविजो 1 का ऑप्शन में अप्लाई इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आगे रॉन टेक्नोमार्ट कितने में बेच रहा है वो प्राइस नहीं दिया, आगे वो कितने में बेच रहा है वो प्राइस नहीं दिया है, इसलिए प्रोविजो 1 का भी ऑप्शन मैं नहीं ले सकता हूँ। प्रोविजो 2 में उन्होंने क्लियर कह दिया है कि फुल क्रेडिट उसको एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो भी ऑप्शन लेके फायदा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपको फिर डायरेक्ट ओपन मार्केट वैल्यू दी है 30 लाख, तो आपको यहाँ एक्चुअल वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी, 30 लाख पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसलिए ओके रिलेटेड पार्टी को बेचा गया और वो यहाँ पे रोन टेक्नोक्रेट को जो दिया गया, तो रोन टेक्नोक्रेट को यहाँ पे जो दिया गया उत्तर प्रदेश में, हम रूल 28 में लिखेंगे, हम पहले तो लिखेंगे यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी एज पर सेक्शन 51 देगा रिलेटेड, फिर हम ये लिखेंगे कि भाई इसका वैल्यूएशन रूल 28 से होगा। ओके, और रूल 28 में यहाँ पे प्रोविजो 2 अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि वो फुल ITC एलिजिबल नहीं है, इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू 30 लाख का 5% 1,50,000 का उसका लिया जाएगा। सर अगर प्रॉब्लम ऐसा होता तो हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम में ओपन मार्केट वैल्यू भी दी है, डिक्लेयर्ड वैल्यू भी दी है, और आगे रिलेटेड पर्सन कितने में फर्दर सेल कर रहा है वो भी दी है, तो फिर जब सारा कुछ डेटा दिया है ओके, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? फिर ये केस में जिसमें भी कम वैल्यू आती है, आपकी ओपन मार्केट वैल्यू एक्चुअल कम है, या फिर फुल ITC एलिजिबल के लिए तो डिक्लेयर्ड वैल्यू कम है, या फिर 90% वाला वैल्यू कम है, वो सिचुएशन में आप नोट में सारा कैलकुलेशन करते और आप कहते ओके मोस्ट बेनिफिशियल वैल्यू टू ओके सप्लाई इज विच इज लोअर, तो आप वो जिसमें से जो लोअर होगा वो लेते हैं। मेरी ये पॉइंट समझा क्या? अगर आपका प्रोविजो 1 से भी वैल्यूएशन आ पा रहा है, प्रोविजो 2 से भी आ पा रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू भी दी जा रही है, तो फिर जो बेनिफिशियल है वो लो। ओके, तो ये पॉइंट समझेगा? अगर ये पॉइंट समझाओ तो 2 टाइप करो, ये पॉइंट समझाओगा तो 2 टाइप करो, ठीक है। और आपको ये लिखना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी है, आपको यहाँ पे तो एक इसमें 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे रोन टेक्नोक्रेट रिलेटेड पार्टी है, यस वन कंट्रोल द अनदर 75% होल्डिंग है। दूसरा आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 15(1) से ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, और तीसरा आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल 28 से किया जाएगा, और 28 एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये समझा क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में वो कहते हैं जनवरी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस टू होलसेल डीलर ऑफ सच अप्लायंस इन दिल्ली। तो ये जो है बॉस ये तो इंट्रास्टेट सप्लाई है, वो नॉर्मल सेल है उसका 84 लाख का, 84 लाख का नॉर्मल सेल है, तो CGST और SGST लगेगा। रेट क्या दिए होम अप्लायंसेस के? 5% दिए, 2.5। तो ऐसे सिचुएशन में ओके जो दिल्ली में सेल किया उसके ऊपर CGST और SGST लगा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने? हाँ, अंडरबॉन्ड एक्सपोर्ट किया है। अगर आप अंडरबॉन्ड एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो रेट सप्लाई माना जाता है, इसके ऊपर GST नहीं लगता है। अगर आपका पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में भी आया तो आप, उन्होंने कहा है कि आप एजम्पशन ले सकते हो, तो उन्होंने आखिर में कहा कि जहां आपको लगता है एजम्पशन ले सकते हो, तो आप यहां ले लो कि भाई ये सप्लाई अंडरबॉन्ड एक्सपोर्ट हुआ है, इट इज ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, वी अज्यूम दैट ऑल कंडीशंस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई आर फुलफिल्ड, इसलिए नो GST पेबल। इसलिए 1,26 लाख पे अगर आप देखते हो तो कोई GST नहीं आएगा। बेस्ट तरीका कि प्रेजेंटेशन करते वक्त आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो
आप इसको टेबल में लो ही मत, या फिर टेबल में लेकिन नील लिखो भाई। ओके, और ये एक्सपोर्ट है तो इसलिए IGST में नील लिखो। इससे क्या हो जाता है, और नोट 4 लिखो। इससे क्या हो जाता है कि आपका सबसे बेस्ट, आपको जो भी पेपर चेकर उसको समझ जाता है, फिर वो नोट देख लेता है। और यहाँ पे रिमार्क वाला कॉलम ज़्यादा बेटर नहीं है क्योंकि छोटा बन जाएगा, इसलिए नीचे फॉलोइंग नोट्स वाला प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है। ओके, तो चलिए उसके बाद में रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस जो दिल्ली में दी गई 8,40,000, जिसका रेट 18% दिया गया है। तो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का मैं यहाँ पे 18% के हिसाब से 9% ईच यहाँ पे उसका GST निकाल दिया मैंने। 9% ईच का GST निकाल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वो जो है एडवांस रिसीव्ड फॉर सर्विस। हाँ, सर्विस का अगर एडवांस मिलता है तो TOS एडवांस पे ही आता है। तो ऐसे केस में क्योंकि इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर, इवन दो इनवॉइस फरवरी में पर, और मैं असेसमेंट कब कर रहा हूँ, जनवरी में, तो जनवरी में असेसमेंट कर रहा हूँ और एडवांस भी जनवरी में आया और सर्विस का आया, तो यहाँ पे अब मेरा रेफरेंस सेक्शन 13 का आ जाएगा। और सेक्शन 13 में ये आएगा कि अगर एडवांस मिला है तो इनवॉइस और रिसीव विच इज अर्लियर, तो रिसीव बेसिस पे TOS आएगा। इसलिए ये 7 लाख का आप रिसीव बेसिस पे TOS निकालोगे। तो ऐसे केस में आप 7 लाख का 9%, सॉरी ये 7 लाख का 9% CGST और SGST निकालोगे। और एक बात आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो आपने एडवांस आया, तो एक और नोट डाल देना, वी एज्यूम दैट एडवांस इज एक्सक्लूसिव ऑफ GST। हाँ, ये भी एजम्पशन पे मार्क्स मिल सकते हैं कि भाई उन्होंने कहा है एजम्पशन ले सकते हो, तो अज्यूम दैट कि एडवांस जो मिला वो एक्सक्लूसिव ऑफ GST मिला, इसलिए हमने 7 लाख पर GST निकाला। ठीक है, ये पॉइंट समझा गया आपको? समझा तो फटाफट 3 टाइप करो। नाउ नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, एडवांस रिसीव्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, यानी गुड्स का एडवांस मिला। गुड्स का एडवांस मिला तो मैं आपको बता दूं बेटा, सेक्शन 12 के हिसाब से रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017 वो भी आपको कोट करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन 66/17 के हिसाब से एडवांस मिला तो TOS एडवांस पे नहीं आएगा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी कि ये एडवांस पे आपने GST नहीं निकाला, GST आपका नील आएगा, और नील आपको IGST में लिखना पड़ेगा क्योंकि अदर स्टेट में है। लेकिन यहाँ आपको क्या कोट करना पड़ेगा, आपको ये कोट करना पड़ेगा कि सेक्शन 12(2) रीड विथ नोटिफिकेशन 66/2017 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स TOS इज ओनली ऑन इनवॉइस एंड नॉट ऑन एडवांस। आपको ये लिखना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? बोलो समझ गया सर? तो अगर ये समझा होगा तो फटाफट 4 टाइप करो। उसके बाद में और तो अब कोई एडजस्टमेंट बची नहीं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ऐसे बस इंपॉर्टेंट क्या है, आप नोट्स कैसे लिखते हो। हाँ, ये नोट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर की है कि देखो जैसे रिलेटेड है, वैल्यूएशन 15 में एक्सेप्ट नहीं होगा, रूल 29 लगेगा। फिर यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई है, आपका सप्लाई इंटरस्टेट है, ये भी आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में मेन पॉइंट आप नोट्स कैसे लिख सकते हो, तो इतनी लेंथी नोट्स लिखनी पड़ेगी। इसको आप अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो, पर मैं तो टीचर हूँ, मैं तो कहूँगा कि हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए, मैं तो लिखूंगा, पर थोड़ा बहुत आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। इसमें से आपके सारे पैरामीटर, रूल 28 कवर हो गया, रूल 29 कवर हो गया। आपके सारे पैरामीटर्स इसमें कवर हो गए। डन, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन हमने देखा।